ठीक है। अच्छा सोचो, आइसो मतलब सेम, थर्मल मतलब टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर वाला प्रोसेस। तुम ऐसा मत सोचना कि सेम टेम्परेचर वाला प्रोसेस जो है वो सिर्फ गैस में होता है। हर जगह तुम इंसान को देखो, इंसान का भी बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन एंड एवरेज। अब एक्सेप्शन हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कोरोना हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, फीवर हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इबोला वायरस पकड़ ले कुछ कहा नहीं जा सकता, समझ में आ रहा है। लेकिन नॉर्मली इंसान का भी जो बॉडी एक्टिविटी है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड में ही काम करता है। मतलब इंसान भी आइसोथर्मल प्रोसेस के तहत ही काम करता है, समझो। लेकिन इंसान का आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ना इसलिए डिफिकल्ट है, समझो। और गैस का क्यों पढ़ रहे हो आप, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है, तो इस पे भी हम लोग जाएंगे। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, कौन सा प्रोसेस है? मेल्टिंग ऑफ आइस, अरे आइसोथर्मल प्रोसेस है। पूरा का पूरा आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो मेल्ट करता है, तो ये भी कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। लेकिन एक बात बता, इवापोरेशन आइसोथर्मल है या नहीं? नहीं, इवापोरेशन किसी भी टेम्परेचर में हो सकता है, समझ में आ रहा है ना। सो दैट इज नॉट आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर? तो आइसोथर्मल प्रोसेस किसको कहते हैं? जिसका टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। समझ में आ गया। अब थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट किया, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ठीक है। अब सवाल उठता है सर टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर हम गैस के बारे में बात करें, आइडियल गैस के बारे में बात करें, तो बताओ टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या हो? फटाक से बताओ। अरे टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब, हाँ, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब एनर्जी कांस्टेंट। क्योंकि किसी भी गैस की टोटल एनर्जी क्या है? आइडियल गैस की टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। मतलब अगर किसी गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट है, जरा सोचो, अगर किसी गैस की टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा? उसका एनर्जी कांस्टेंट है। अगर एनर्जी कांस्टेंट है मतलब देयर इज नो चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस, मतलब उसका एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है ना। अच्छा एक बात बताओ, एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, फिर भी हम हीट दिए जा रहे हैं और एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है, इससे क्या समझ में आ रहा है? अरे इससे क्या समझ में आ रहा है? कि वर्क डन गैस कर रहा है। अच्छा बताओ, वर्क डन बाय द गैस क्या सेम है, ज्यादा एनर्जी से या हीट से, या कम है? बताओ। अरे सेम है। लॉजिक से सोचो, मैं कमा रहा हूं, सोचो जरा ध्यान से सुनो, मैं कमा रहा हूं और मेरे अकाउंट में पैसे की चेंजेस नहीं आ रही है। जबकि कॉमन सेंस क्या कहता है कि अगर कोई आदमी कमाएगा तो उसके अकाउंट में पैसा बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर मैं कमा रहा हूं और मेरे अकाउंट में पैसा नहीं बढ़ रहा है, फील करो, इससे क्या फील आ रहा है? हाँ, कि जितना कमा रहे हैं उतना उड़ा रहे हैं, है ना। अभी जैसे मेरा बॉडी वेट मैं लगभग 1 महीने से मॉनिटर कर रहा हूं, 51 kg के आसपास अटका है, सो अटका है, बात समझे। इसका मतलब क्या हुआ कि दिन भर में मैं जितना खा रहा हूं उतना जा नहीं रहा हूं, मतलब बॉडी एक्टिविटीज कर रहा हूं, बात समझो। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। एकदम ध्यान से सुनो, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब एनर्जी कांस्टेंट। एनर्जी कांस्टेंट है भाई, एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, मतलब हीट और वर्क दोनों क्या है? सेम है। समझ में? आप जितना हीट दे रहे हो सिस्टम को उतना ही वो क्या कर रहा है? वर्क परफॉर्म कर रहा है। मतलब ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क परफॉर्म बाय द गैस हमेशा किसके बराबर होता है? हीट सप्लाइड टू द गैस के बराबर होता है। क्या ये बात अच्छे समझ में आ गई? किसी को भी डाउट है तो पूछो। अरे किसी को भी डाउट है पूछो, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। किसी को भी डाउट है पूछो, किसी को भी, सबको एक एक चीज क्लियर? प्लीज ईमानदारी से एक बार जैसा बताओ, क्या क्लियर हो गया? तो जरा देखते हैं, अब आते हैं इधर, है ना। तो मैंने क्या बोला? आइसोथर्मल प्रोसेस। पहले फॉर्मेलिटी कर ले, है ना। तो मैंने बोला है आइसोथर्मल प्रोसेस, क्लियर? एकदम अच्छे समझ में आ गया। तो जरा ध्यान से सुनो, ठीक है। हाँ, तो ये मैंने बोला है आइसोथर्मल मतलब सेम टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कांस्टेंट, क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब एनर्जी कांस्टेंट या वेरिएबल? तो हाँ, एनर्जी कांस्टेंट मतलब चेंज इन एनर्जी जीरो। समझ में आया? अच्छा बता, एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो डेली का फॉर्मूला क्या था? Q माइनस डब्ल्यू, याद आ रहा है? तो अगर यही जीरो हो गया तो Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू जीरो, सो Q इज इक्वल टू क्या होगा? W। क्या इतना मैथ्स लगाने की जरूरत है या ऐसे ही फील आ जाता है? अरे ये तो ऐसे ही फील आता है भाई, जितना हीट देंगे उतने का वर्क करेगा, तो हीट सप्लाई इज इक्वल टू वर्क डन, क्लियर? क्या ये सबको फील आ गया? अच्छा एक बात बताओ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इस प्रोसेस में कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं ना। अगर आइडियल गैस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट में क्या होता है? P1V1 इज इक्वल टू
P2V2। अरे बेवकूफो, नहीं समझ में आया। P1V1 इज इक्वल टू P2V2। तो अगर ये कंडीशन बोलो या टेम्परेचर कांस्टेंट बोलो, बात तो एक है। अरे अब बात तो एक है, घुमा फिरा के बात कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, जरा फील करना। अगर कोई गैस एक्सपेंड कर रहा है आइसोथर्मली, तो गैस का प्रेशर और वॉल्यूम कभी भी आप निकालोगे, ठीक है, तो प्रेशर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, बट प्रेशर एंड वॉल्यूम आर चेंजिंग इन सच अ मैनर दैट देयर प्रोडक्ट ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। और याद करो 3/2 पीवी भी होता है एनर्जी का फॉर्मूला, है ना। तो एनर्जी के फॉर्मूले को दो तरीके से लिख सकते हो, पीवी के प्रोडक्ट में भी या टेम्परेचर के प्रोडक्ट, टेम्परेचर के टर्म्स में। क्लियर? क्या एकदम अच्छे समझ में आ गया आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? अभी तक 3 प्रोसेस मैंने एकदम बता दिया है। क्लियर? एक बार फिर से समझो, फिर से समझो, एकदम आराम से देखना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैंने किसी सिस्टम को हीट दिया और इसने कुछ भी वर्क नहीं किया, ये कौन सा प्रोसेस था? फटाक से बताओ। हीट दिया और इसने कुछ भी वर्क परफॉर्म नहीं किया, ये कौन सी प्रोसेस थी? अरे फटाक से बताओ। आइसोकोरिक। बहुत अच्छे। अच्छा मैंने हीट दिया और इसने कुछ लिमिटेड अमाउंट में वर्क परफॉर्म किया, ये कौन सी प्रोसेस? अरे ये कौन सी? कुछ किया है जो हीट से कम है, आइसोबैरिक। एकदम क्लियर? अच्छा जरा सोचो, मैंने जितना हीट दिया इसने उतना वर्क परफॉर्म किया, बताइए कौन सा प्रोसेस? मैंने जितना हीट दिया इसने उतना वर्क परफॉर्म किया, ये कौन सा? आइसोथर्मल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब समझ में आ गया ना 3 प्रोसेस। अच्छा अब जरा सोचो, बताओ चेंज इन एनर्जी किस में होगा? पहले में, दूसरे में या तीसरे में? चेंज इन एनर्जी किस में होगा? पहले में, दूसरे में या तीसरे में? अच्छा बताइए चेंज इन एनर्जी किस में होगा? हाँ सेकंड में। फटाक से बताइए चेंज इन एनर्जी किस में होगा? पहले में, दूसरे में या तीसरे में? अरे बेवकूफो, चेंज इन एनर्जी पहले में भी होगा, क्योंकि हीट ले रहा है तो एकदम बमबमा के एनर्जी बढ़ेगा ना। अरे हीट ले रहा है तो बमबमा के एनर्जी बढ़ेगा ना, तो पहले में एनर्जी बढ़ेगा और दूसरे में भी बढ़ेगा। तो चेंज इन एनर्जी इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। क्लियर? लेकिन चेंज इन एनर्जी इसमें नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, चेंज इन एनर्जी यहां होगा, यहां होगा, है ना, और चेंज इन एनर्जी यहां नहीं होगा। अच्छा एक बात बताओ, दोनों में सबसे ज्यादा तेजी से चेंज इन एनर्जी का होगा अगर सेम हीट देंगे तो? अरे दोनों में सबसे ज्यादा तेजी से चेंज इन एनर्जी का होगा तो पहले वाले में। अरे क्लियर? सबसे ज्यादा तेजी से चेंज इन एनर्जी का होगा पहले वाले में। तो देखो बमबमा के चेंज हो रहे हैं। क्लियर ना? अच्छा बताओ इसमें क्या हो रहा है? चेंज इन एनर्जी उतना बमबमा के नहीं हो रहा है। क्लियर? तो देखो ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया। अब मेरे दिमाग में एक सवाल उठता है कि सर आइसोथर्मल प्रोसेस क्यों खास है? क्लियर? ये वाला प्रोसेस खास है। अच्छा आप कैपेसिटी का बात करो तो इसके कैपेसिटी याद है, इस प्रोसेस के कैपेसिटी को क्या कहते थे? सीवी, एक कहते थे सीपी, और इसको क्या कहेंगे? सीआई, मतलब आइसोथर्मल की। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी होगी यहाँ? बताओ सीवी, सीपी या सीआई? लॉजिकली बताओ सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी होगी? सीवी, सीपी या सीआई? फील करके बताओ ज्यादा कैपेसिटी किस प्रोसेस की होगी? किस प्रोसेस में तुम हीट दोगे, किस प्रोसेस में तुम हीट दोगे और चेंज इन टेम्परेचर डिटेक्ट कर पाओगे? किसमें? सीपी, सीवी या सीआई? किस प्रोसेस की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी? फील करके बताओ। सीपी। और कोई फील करके बताओ। सीपी, सीवी या सीआई? सीआई। बिल्कुल बिल्कुल। अरे सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी सीआई की होगी। सोचो कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? तुम खिला रहे हो, अगर तुम किसी को खाना खिलाते हो तो तुम क्या उम्मीद करते हो? उसमें डकार आनी चाहिए। अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा तेजी से डकार किस में आ रहा है? पहले वाले में। तो सीवी सबसे कम। समझ में? इसमें भी डकार तो आ रहा है भाई, इसमें भी टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, मतलब सीपी कुछ है। लेकिन सीआई का क्या है? तुम हीट दोगे और पता चलेगा टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, ये लेटेंट वाला जैसा है। याद करो, तुम हीट तो दे रहे हो सिस्टम को, लेकिन सिस्टम में टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ इसका मतलब क्या हुआ? समझ में आ रहा है ना? मतलब इसका हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट है। समझो, क्योंकि आप लॉजिक से समझो। आप किसी को खाना के लिए बुलाए, फील करो, और आप उसको पूरा घर का राशन खत्म हो गया, डकार तक नहीं मार रहा है। सपोज करो घर का राशन खत्म, डकार नहीं मारा, पूरा धनबाद का राशन खत्म, डकार नहीं मारा। समझ में? पूरा भारत का राशन खत्म, डकार नहीं मारा। बताओ उसकी कैपेसिटी क्या है? इनफाइनाइट है। समझ में आया? वो खुदा ही हो सकता है, इसका मतलब। समझ में आया? उसी तरह आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? आप हीट दिए जा रहे हो तो उम्मीद कर रहे थे भैया कुछ तो टेम्परेचर बढ़े, कुछ नहीं, इतनी सी भी नहीं बढ़ रही है टेम्परेचर। इससे क्या समझ में आ रहा है कि इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है। अच्छा इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट क्यों है?
क्योंकि ये हमारे बगल वाले पंडित जी के जैसा है। समझ में आ रहा है ना? अब कोई पंडित जी प्लीज इसको पर्सनल में मत ले लेना। ये हमारे बगल वाले पंडित जी के जैसा है, झोला साथ में लेके गया है, पंडित जी को पूरी दिए, खाए नहीं, झोला में ठूस दी। बात समझो? तो यहाँ पे इसने क्या किया, मैंने जो हीट दिया इसने अपने एनर्जी को नहीं बढ़ाया, इसने क्या किया, बगल में पास कर दिया इन द फॉर्म ऑफ वर्क और समथिंग लाइक दैट। क्लियर? मैं क्या कह रहा हूँ समझ आ रहा है? पंडित जी लोग की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, देखना है ना, झोला वोला लेके आते हैं, दोगे ठूस ठास देंगे, कितनों दे दो उनको कम नहीं पड़ने वाला। मैं क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है ना? क्लियर? क्या ये बातें फील आ गई? तो इसका मतलब इसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट है। और आप मैथमेटिकली भी देखो ना, आप मैथमेटिकली भी चेक करो, Q इक्वल टू क्या होता है, MC डेल T, यही होता है ना? अरे होता है ना भाई। तो अगर आप C का फॉर्मूला चेक करने जाओ तो Q बाई N डेल T चेक करो, तो देखो चेक करो, आपने हीट तो दिया है, ये तो है, डेल T है ही नहीं, जरा सोचो, चेंज इन टेम्परेचर तो है ही नहीं ना। हाँ, और अगर है भी तो टेंडिंग टू जीरो है, अगर कहोगे तो, अदरवाइज तो है ही नहीं। तो देखो, तो डेल T है ही नहीं, तो देखो एक ऊपर में नंबर है, कुछ है, नीचे टेंडिंग टू जीरो है, मतलब हाँ समझ में, अनडिफाइंड है। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस का हीट कैपेसिटी रियल में बात करें तो डिफाइन ही नहीं कर सकते, समझ में। और अगर बहुत डिफाइन करने का बहुत कुलबुली है तो आप कह दीजिए कि इनफाइनाइट है। बात समझ में आया? तो आइसोथर्मल प्रोसेस की हीट कैपेसिटी क्या होती है, लगभग इनफाइनाइट होती है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मतलब बहुत ज्यादा कैपेसिटी, बहुत। क्यों भाई? अब सोचो, ये हमारे शर्मा जी के लड़के जैसा है, एक नंबर का पियक्कड़ है, तो जितना पैसा कमा रहा है सब गंवा रहा है, तो अकाउंट में कहां दिखेगा? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अरे अच्छे से समझ में आ गया? ये जितना कमा रहा है सब गंवा रहा है, तो कहां दिखेगा? क्लियर? अच्छे से फील आ गया? किसी को डाउट है तो पूछो। एकदम क्लियर? ये एकदम क्लियर हो गया? अच्छा बताओ, तुम लोग किस प्रोसेस में आते हो? तुम लोग को जो पैसा मिलता है तुम लोग क्या करते हो? तुम ऐसा कर लो, जितना मिलता है सब गंवा देते हो, चाट पकड़ी खा के ये खत्म। तुम शशांक, तुम किस में आता है? पहले वाले में जितना मिलता है सब रख लेते हो। अरे वाह, ये तो पूरा कंजूस निकला ये तो। हाँ, और तुम संतोष? थर्ड वाला में तुम भी पूरा खा पी के स्वाहा, वाह। हाँ, और तुम लोग? मैं तो इसमें आता हूँ, मैं इसमें आता हूँ, लेकिन आजकल मैं इस प्रोसेस पे काम कर रहा हूँ आजकल। पहले मैं पहले इसमें था, सब। मैं जब शुरू में आया था टीचिंग फील्ड में, इसमें था, जितना देते थे बच्चे कोशिश करता था सब बचा ले, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें आ गया, ठीक है, फैमिली वाले लोग हो गए तो इसमें आ गए। लेकिन आजकल हमको लगता है बचा के क्या करेंगे, ठीक है, हाँ सबको ऊपर जाना ही है, तो हम यहाँ आ गए, तो हमने अपना प्रोसेस बदल दिया है, ठीक है। अब जो आता है सब जाता है, अब रख नहीं पाता है। सर इसके आगे नहीं बढ़ना है इंडिया में। हाँ, इसके आगे बढ़ोगे तब तो कहानियां खुश हो जाएगी, उसके बाद मत बढ़ना, ठीक है। आप यहाँ तक रहो, ठीक है, यहाँ तक रहो, ठीक है, समझो। अमीर बनना है तो ये प्रोसेस में रहो, कंजूस है तो ये प्रोसेस जो भी अपना रहा है वो कंजूस है। जैसे हमारे पास शशांक, समझ रहे, एक नंबर का कंजूस है, ये प्रोसेस में काम कर रहा है, ठीक है। और अगर जैसे थे वैसे हम जैसे हैं, हम न सुधरेंगे न बिगड़ेंगे, तो ये वाला प्रोसेस। क्लियर? आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या फील आ गया सबको? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? क्या फील आ गया सबको? अभी भी डाउट है तो पूछो, अभी भी डाउट है तो पूछो, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, पूरा फील आ गया आइसोथर्मल। तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या क्या चीजें होता है, एक बार फटाफट देखो। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या कांस्टेंट? टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब एनर्जी कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर और एनर्जी के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो मैक्सवेल बाबा ने बता दिया है ना, हाफ MC² = 3/2 kT, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट तो एनर्जी कांस्टेंट समझ ही रहे हो। हाँ, हीट और वर्क दोनों बराबर, बात खत्म। P1 V1 = P2 V2। क्लियर? लेकिन दिमाग में एक सवाल आता है कि सर आइसोथर्मल प्रोसेस फील तो आ गया, तो क्यों नहीं छोटा सा पहले न्यूमेरिकल करें, फिर कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पहले एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लें, फिर कहानी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आपको एकदम कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए कि आइसोथर्मल प्रोसेस होता क्या है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, फटाफट सारे लोग जवाब देंगे, ठीक है। और जो लोग कल क्लास नहीं किए हो वो लोग सेकंड पार्ट को स्किप कर सकते हो। सेकंड पार्ट, इसमें 3 सवाल है। देखो, मान लो मेरे पास 3 तरह के कंटेनर है, फील करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। मान लो मेरे पास 3 तरह के कंटेनर है, आराम से देखो सारे, कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3। इस कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स है, यहाँ पे V फिक्स है, यहाँ पे प्रेशर है, मतलब यहाँ पे ये पिस्टन अलाउड टू मूव है, यहाँ पे प्रेशर फिक्स है,
और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है, टेम्परेचर फिक्स है। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? देखो ये वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, क्लियर, अच्छे से समझ में आ रहा है ना? और देखो हाँ, और सब में कौन सी गैस है, डाई एटॉमिक, डाइन है, डाया एटॉमिक, सब में कौन सी गैस बड़ी पड़ी है, डाई एटॉमिक, ठीक है। हाँ, डाई एटॉमिक गैस है, बहुत मन करे तो 1 मोल्स 2 मोल्स जो लेना है ले सकते हो, बहुत मन करे तो, अदरवाइज मत लो। कंसेप्चुअली क्लियर है। अच्छा देखो मैंने क्या किया, सब में सेम हीट सप्लाई किया, जरा ध्यान से सुनो, मैंने सब में सेम हीट सप्लाई किया, ठीक है। इसमें कंटेनर 1 2 3 में सब में सेम हीट सप्लाई किया, और सब में जो हीट दिया है वो 140 आर के बराबर हीट है। सब में जो मैंने हीट दिया 140 आर के बराबर हीट है, ठीक है। तो अब आपको बताना है, जरा ध्यान से देखिए, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसको पूरा भरना है, ठीक है। तो चलो बोलेंगे सर फिल इन द ब्लैंक सही में नहीं दिख रहा है, मैंने पिक्चर ही गलत बना दिया, ठीक है। कंटेनर को थोड़ा छोटा कर देते हैं, है ना, आइडेंटिकल कंटेनर है, परेशान क्यों मत होना, गैसेस उससे सब सेम है, ठीक है। जगह कम है इसलिए मैंने थोड़ा सा कंटेनर को छोटा कर दिया है। अब थोड़ा फील करो, ये देखो, ठीक है। अब आराम से देखेंगे, ये कंटेनर 1, कंटेनर 2, कंटेनर 3, ठीक है। यहां पे आपको क्या क्या चीजें निकालना है, चेंज इन एनर्जी, हीट और वर्क, क्लियर। ये एकदम आराम से, ये 9 फिल इन द ब्लैंक्स है, आप आराम से भरिए। क्या सवाल सबको समझ में आ गया है? डाई एटॉमिक गैस है, ठीक है। ये वाला कौन सा प्रोसेस है याद है ना, कंटेनर 1 में क्या फिक्स है, वॉल्यूम, कंटेनर 2 में क्या फिक्स है, प्रेशर, और कंटेनर 3 में क्या फिक्स है, टेम्परेचर। मतलब ये हो रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस, यहां हीट दे रहे हैं, यहां कंटेनर को बंद कर दिए, मुंह सब सील दिए, कुछ नहीं बोलेगा, खोखेगा तक नहीं, और हीट दे दी। यहां कंटेनर को बोले तू खोखेगा एटमोस्फेयर में, तो यहां हीट दे दी, और यहां पे बोले खोखना है, लेकिन इस तरह से खोखना है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ाना है, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब बताओ कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में कैसे फिल करोगे? हाँ, डायटोमिक गैस है। चलिए सारे लोग फटाफट सॉल्व करो, 9 फिल इन द ब्लैंक्स भरने, फटाफट बताओ। नाइन फिल इन द ब्लैंक्स भरने, हो गया, ठीक है। सब लोगों ने भर दिया, अरे कुछ गधेड़े हैं, कुछ लोग बोल रहे सर पता ही नहीं चल रहा है क्या भरना है। आराम से देख, आराम से देख। अच्छा बताइए कौन सा प्रोसेस है, फटाक से बताओ। अरे ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोकोरिक, कम से कम ये सब का तो फटाफट भर। तो वर्क डन भैया ने तो 0 किया, क्योंकि यहाँ वर्क डन तो होता ही नहीं है ना भाई, यहाँ वर्क डन होता ही नहीं आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो वर्क डन हो गया 0। अच्छा वर्क डन 0, हाँ बिल्कुल 0। अच्छा बताओ इसका मतलब जितना हीट दिए सब कहा गया, तो Q तो सब में 140 आ रही होगा ना, तो कम से कम अगर ये भी नहीं भर पा रहे हो ना, तो एक बार गंगा स्नान जरूर कर लो, पिछले जन्म का पाप इस जन्म तक कैरी हो रहा है। अगर ये भी नहीं भर पाए तो गंगा स्नान की सख्त जरूरत है, सख्त। अभी उठो, क्लास में और जाओ गंगा स्नान कर ही लो, ठीक है। तुम भी नहीं भरा था, बहुत अच्छे। अरे बेवकूफ, हीट तो हम दे ही दिए थे, हाँ बुड़बक बनाए थे ये तीन, समझ में आया कि नहीं आया? तो 140 सब में हीट दिया गया है, हीट गिवन टू द सिस्टम। अच्छा तो गंगा स्नान कर लो, करके आ गए सब लोग, बहुत अच्छे। अब बताओ यहां इसने वर्क किया 0, तो बताओ ये वाली वैल्यू कितनी होगी? अरे जितना हीट दिए, कोई वर्क तो किया नहीं, तो बताओ सारी हीट कहां चली गई? चेंज इन एनर्जी। तो बताओ सारी की सारी हीट यहाँ चेंज इन एनर्जी में क्या दिखेगा? अरे फटाक से बताओ, चेंज इन एनर्जी में क्या दिखेगा? हाँ 140 आर, समझना। तो चेंज इन एनर्जी। अच्छा आप आ जाओ इधर, ठीक है। इसमें थोड़ा सा मैं मानता हूं कि मेहनत लग सकता है, इसमें मैं मानता हूं, तो कम इसमें तो मेहनत नहीं लगेगा ना। तो बताओ इसमें कैसे भरेंगे, फटाक से बताओ। अरे फटाक से बताओ, तो तेरा ध्यान से देख। तो ये है आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आप जितना हीट दिए सबका तो ये वर्क कर दिया ना भाई, तो चेंज इन एनर्जी याद करो, आइसोथर्मल सेम टेम्परेचर सेम एनर्जी, मतलब चेंज इन एनर्जी 0, मतलब इस सिस्टम का एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आया, ये तो 0 होना है ना भाई, जरा ध्यान से। तो चेंज इन एनर्जी 0, तो बताओ जितना हीट आपने दिया सारा कहां गया, बोलो
वर्क डन बाय द सिस्टम में गया। अब समझ में आया? तो ऑल हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, सो जितना हीट सप्लाई के सब वर्क, तो दैट इज 140। तो मुझे नहीं लगता कि ये आइसोथर्मल आइसोबैरिक का उल्टा है। ना 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 ना, ये इत्तेफाक से मैच कर रहा है। सो प्लीज इसको उल्टा मत समझना, नहीं समझे, ये इत्तेफाक है, ठीक है। टेबल का डिजाइन से ये इत्तेफाक बन गया, सो प्लीज उल्टा मत समझना, ठीक है। अब आगे देखो, अब आगे की कहानी समझो, कंसेप्ट समझो, ठीक है। ट्रिक मत लगाओ, उल्टा सीधा ऐसा नहीं कुछ, ठीक है। अब आगे की कहानी सुनो। अच्छा बताओ, ये वाला कैसे निकालेंगे फटाक से बताओ। कौन सी गैस है ये? डायन, याद है? तो डायन का रेशियो याद है? डायन का रेशियो याद है? 752, है ना। अब कुछ लोग बोलते हैं सर डायन के रेशियो पे सवाल आते हैं। आज मैं आईआईटी का प्रीवियस ईयर बुक भी लेके आया हूं, कुछ लोगों को डाउट होता है। एक चीज याद रखना, जब भी जिसके पास भी पढ़ो फुल फेथ से पढ़ो। टीचर बड़ा नहीं होता, टीचर के प्रति आपका जो विश्वास होता है ना वो बड़ा होता है, हमेशा ध्यान रखना। रिजल्ट हमेशा स्टूडेंट करते हैं, टीचर नहीं करता है, ये गलत फहमी के लोग सिखाते हैं। समझ में आ रहा है सजा? ठीक है। तो जरा ध्यान से देख, जरा ध्यान से देख, तो जितना भी हीट हम देंगे, समझ में आ रहा है? तो 140 आर जरा फील करेंगे, तो 140 आर, तो बता 140 आर को क्या करेंगे? अब समझ में आ रहा है? तो बता ये कितने के रेशियो में जाएगा? 752, है ना। तो 752 याद है? ऐसे 752, इससे ज्यादा फील आता है, ऐसे लिखने से थोड़ा सा 752। तो 140 का मतलब यहाँ 20 से मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, मतलब बताओ वर्क डन बाय द गैस कितना? तो 40 आर। समझ में आया? वर्क डन बाय द गैस कितना? 40 आर। अच्छा, वर्क डन बाय द गैस हो गया 40 आर। बताओ चेंज इन एनर्जी ऑफ द गैस कितना? 100 आर। सो चेंज इन एनर्जी ऑफ द गैस इज बेसिकली योर 100 आर। सो ये हो गया पूरी कहानी। अब देखो मजा आ गया, है ना। क्या ये पूरा फिल इन द ब्लैंक अच्छे से समझ में आ गया? एकदम देखो, कहीं भी दिक्कत है क्या? ऐसा लग रहा है कि कहीं फॉर्मूला रटना है? ऐसा किसी को लग रहा है कि कहीं एक शब्द रटना है? देख लो पूरी कहानी। क्या किसी को ऐसा महसूस हो रहा है? बिल्कुल नहीं, एकदम अच्छे समझ में आ गया ना। इंप्रूवमेंट दिख रहा है केमिस्ट्री के रिगार्डिंग में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल क्या सर, ये सब चीज तो समझ गए, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक सवाल है कि सर आइसोथर्मल प्रोसेस को लेकर, ठीक है ये सब तो समझ गए, लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस को थोड़ा और एलाबोरेटेड मैनर में समझेंगे। तो अगला टॉपिक हम लोग का क्या है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकालेंगे। किसका? आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर? तो मिटा दे अब, ये अच्छा समझ में आ गया सबको? पक्का? देख लो, किसी को भी डाउट? क्या और न्यूमेरिकल कराने की जरूरत है इस पे, या फील आ गया? क्या और न्यूमेरिकल कराने की जरूरत है या फील आ गया? क्या और कराने की जरूरत है? नो डाउट सर, बहुत अच्छे। और कराने की जरूरत है क्या? ये सब चीजें सीखो, यही बेसिक है। समझ में आ रहा ना? वो कराटे किड देखे हो ना, जितना बेसिक करोगे ना उतना जबरदस्त बनोगे। कुछ लोग हाईफाई के चक्कर में रहते हैं, तुम्हें अभी थोड़ा देर में सब समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब अगला टॉपिक है, दिल मांगे मोर ऑन व्हाट? आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है हमारे लिए। तो पहले हम लोग ग्राफ को एनालाइज करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में, ठीक है। सबसे पहले ग्राफिकल। तो देखो मैंने अभी बताया था आपको आइसोथर्मल प्रोसेस, आराम से समझेंगे, बहुत बहुत नहीं करेंगे, ठीक है, एकदम आराम से। बताओ इसमें क्या कांस्टेंट होता है? फटाफट बोलते रहो। अरे टेम्परेचर कांस्टेंट, चेंज इन एनर्जी 0, हीट इज इक्वल टू 1। समझ में? हीट सप्लाई टू द गैस इज इक्वल टू वर्क डन बाय द गैस। क्लियर? अच्छा, अब जरा सोचो, अगर इसका ग्राफ देखोगे तो कैसा दिखेगा? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, P और V प्रोपोर्शनल है ना। अरे टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब PV कांस्टेंट। अरे PV इज इक्वल टू nRT, तो N और R तो फिक्स है। अगर T कांस्टेंट तो PV कांस्टेंट, है ना। तो ये कंडीशन मतलब अगर आपके पास जो कंटेनर, प्लीज लिखना मत, मान लो ये आपके पास कंटेनर है, फील करना, और इसमें गैस है, ठीक है। आप अगर इसमें हीट दे रहे हो, फील करते जाना, रट्टा मत मारना। अगर आप इसमें हीट दे रहे हो, ये कंटेनर तो एक्सपैंड करेगा। अरे करेगा ना एक्सपैंड, तो देखो बताओ क्या होगा ड्यूरिंग दैट प्रोसेस? तो वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, लेकिन इसकी प्रेशर क्या होगी? घटेगी। समझ में आ रहा है? तुम किसी भी इंस्टेंट में वॉल्यूम और प्रेशर को देखोगे तो देखो, अगर मान लो ये वाला यहां आ गया, तो वॉल्यूम पहले ये था ना, ये वाला पार्ट वॉल्यूम था, अब ये वाला पार्ट वॉल्यूम हो गया। क्लियर? तो एक बात बताओ, इस प्रोसेस की क्या खासियत है? वॉल्यूम और प्रेशर का रिलेशनशिप बहुत ही जबरदस्त है ना। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा? घटेगा।
समझ में आ रहा है? और तुम किसी भी पॉइंट में, ये पॉइंट नोट करके याद रखना, बड़ा खतरनाक चीज है, किसी भी पॉइंट में पी और वी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। पी और वी का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। मतलब अगर तुम्हें कहीं वॉल्यूम पता है तो प्रेशर निकाल सकते हो, और प्रेशर पता है तो वॉल्यूम निकाल सकते हो। क्लियर? तो अगर इसका पूरा ग्राफ देखोगे तो पीवी कर्व कैसा दिखेगा, कोई मुझे बता सकता है? तो ये इसका पीवी कर्व है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम कर्व। कोई मुझे बता सकता है ये कैसा दिखेगा? बताइए, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, कैसा दिखेगा ये ग्राफ? कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला। ये ग्राफ कैसा? हाइपरबोला। ठीक है, ये ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला तो हाइपरबोला ही समझ में, हाइपरबोला बोले, उसके अंदर 2-3 पार्ट। तो ये ग्राफ कैसा दिखेगा? हाइपरबोला। क्या ये सबको फील आ गया? फील आ गया? देखो, क्योंकि आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा, अरे वॉल्यूम बढ़ाओगे तो क्या होगा? प्रेशर घटेगा। तो ठीक है, ये वो इनवर्स रेसिप्रोकल ग्राफ जैसा है। ठीक है, तो देखो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, है ना? तो ये ग्राफ कुछ आपको ऐसा दिखेगा। क्या ये समझ में आ गया? तो ये हो गया पीवी कर्व, समझ में आया? अच्छा, एक बात बता, इस ग्राफ की क्या खासियत है? तुम देखो, मतलब ये क्या कहता है, अगर मान लो कि वॉल्यूम कम था तो यहाँ पे था ये वाला पॉइंट, एक एक ग्राफ को फील करना, वॉल्यूम कम था तो प्रेशर ज्यादा था, समझ में आया? फिर देखो, तुमने वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हुआ? प्रेशर देखो, वॉल्यूम बढ़ा है, प्रेशर कम है। लेकिन तुम एक चीज ध्यान दे रहे हो, ये वॉल्यूम और ये प्रेशर का प्रोडक्ट, ये वॉल्यूम और ये प्रेशर का प्रोडक्ट, ये वॉल्यूम और ये प्रेशर का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। और ये लाइन क्या बता रहा है? बता, ये लाइन को क्या कहा जाता है? सेम टेम्परेचर वाला लाइन है ना? अरे भाई जरा ध्यान से सुन, रट्टा मत मार। अच्छा बता, ये पूरा ग्राफ देखोगे तो सेम टेम्परेचर पे ड्रॉ किया गया है ना? अरे टेम्परेचर कांस्टेंट है ना भाई, तो ये ग्राफ सेम टेम्परेचर पे ड्रॉ किया गया है, इसलिए इस ग्राफ को क्या कहते हैं? आइसोथर्म्स। याद है? इस ग्राफ को क्या कहते हैं? आइसोथर्म्स। मतलब ये सेम टेम्परेचर लाइन है, एकदम आराम से समझना। कुछ लोग मुझे बोलते सर आप बहुत बेसिक बताते हैं, जब तक बेसिक क्लियर नहीं करोगे ना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, रटना नहीं। ये हमारा क्या? आइसोथर्म्स। अच्छा एक सेकंड, लिखना मत, कोई लिखना मत, समझो ये आइसोथर्म्स है। अच्छा ये आइसोथर्म्स है। अब सोचो, अगर मान लो 2 कंटेनर है हमारे पास, फील करना, रट्टा मत मानो। मान लो एक कंटेनर है, एक और कंटेनर है, ये वाला कंटेनर भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये भी आइसोथर्मल, तो क्या दोनों का ग्राफ एक ही बनेगा? ना, ये कोई जरूरी नहीं है, ये इस बात पे डिपेंड करता है। मान लो ये वाला कंटेनर अगर 100 केल्विन पे हो रहा है और ये वाला भी 100 केल्विन पे, तब तो एक ही ग्राफ, समझो, एक ही ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर ये कहीं 200 केल्विन पे हो रहा है तो देखो, मान लो इसका टेम्परेचर फिक्स, मैंने क्या बोला था कि टेम्परेचर फिक्स, मान लो इसका टेम्परेचर हमेशा 100 केल्विन रख दिया, तो ये भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। और अगर ये 200 केल्विन पे ऑपरेट हो रहा है तो ये भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। समझ में आ रहा है ना? जैसे समझ पाए मैं क्या कह रहा हूं? तो ऐसा हर कंटेनर अलग अलग टेम्परेचर पे आइसोथर्मल प्रोसेस तो कर ही सकते हैं ना भाई। तो मैं कैसे समझूंगा कि कौन सा ग्राफ किसका है? तो तुम देखो, ये हाइयर टेम्परेचर पे हो रहा है, तो हाइयर टेम्परेचर किधर होता है बताओ? इस आइसोटर्म्स के इधर या इधर? हाइयर टेम्परेचर इस साइड या इस साइड? फटाक से बताओ, हाइयर टेम्परेचर किधर होता है? अरे फटाक से बताओ, देखो फील आ जाएगा आपको। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट, ये बाउंड्री लाइन है। ये लाइन बताता है कि किसी गैस का शोषण हो रहा है या नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ट्रांजिशन फिजिक्स में एक्स्ट्रा क्या है? यही पॉइंट, आप इसी के लिए पैसा पेड करते हो। अभी जो बताने जा रहा हूं उसी के लिए तुम पैसा पेड करो, और बाकी सब चीजें यूट्यूब में फ्री मिलता है। समझ में? स्लोप नहीं, अभी एक गजब की कहानी है, तुम ये चीज सोच भी नहीं सकते हमारे सिवाय, तुम ये चीज सोच भी नहीं सकते। और आईआईटी में यहीं से सवाल आता है, आईआईटी में यहां से नहीं आएगा, इसके बाद वाला जो पॉइंट बोलूंगा ना उसमें फील्ड से सवाल आएगा। सो प्लीज आराम से देखना, जो लोग मिसिंग है, ये वाला पार्ट तो मैं एडिट सेक्शन से हटा देने वाला हूं। समझ में आ रहा है? ये पार्ट तो मैं, जो लोग लाइव करते हैं उनको कुछ तो एक्स्ट्रा फायदा मिलना चाहिए ना भाई, तो ये पार्ट तो मैं हटाने जाऊंगा। ये टाइमिंग कितने बजे का है? वो वीडियो का टाइमिंग देखो तो कितना है? 30 मिनट 58 सेकंड। 30 मिनट 58 लिखो तो 30 मिनट 58 सेकंड, ठीक है? हाँ, तो उसके आसपास वाले वीडियो को मैं ट्रिम कर दूंगा, ठीक है? अब आगे देखते हैं, पूरा कहानी को समझना, ठीक है? अब समझो, तो सवाल ये है कि सर ये भी एक आइसोथर्मल, ये भी एक आइसोथर्मल, ठीक है सर, लेकिन मैं कैसे समझूंगा कि कौन सा ग्राफ? तो तुम जानते हो, अगर आपने आइसोथर्म्स पढ़ा होगा तो ये वाला और ये वाला में कौन हाईयर टेम्परेचर लाइन है? ऊपर वाला, याद है? प्रूव कराया थे, हाईयर टेम्परेचर लाइन है। अब तुम बोलोगे सर कैसे पता चलेगा ये हाईयर टेम्परेचर लाइन? याद है? ना 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 ना, एरिया नहीं, याद है? मैंने एक कंसेप्ट बताया था, अरे याद करो, टीवी इज इक्वल टू एनआरटी, याद आ रहा है?
तो अगर ये पी वी कर्व है, जरा ध्यान से सुनो, फिर से ठीक से, तो तुम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ा है? जब ये सब बट केमिस्ट्री में तब फिर क्या पढ़ा है? देख जरा ध्यान से सुन, ये सब तो वहां पढ़ना है, जरा ध्यान से सुन। अच्छा सोच, मैं कैसे जानूंगा कि ये हायर है ये है? तो देख काम करो, किसी एक को फिक्स करो, किसी एक को फिक्स कर दो। चलो एक काम करते हैं, प्रेशर फिक्स पे देखते हैं। इन दोनों गैस को सेम प्रेशर पे लिया, नहीं समझना है, दोनों गैस को सेम प्रेशर पे लिया। अच्छा काहे सर? दोनों गैस को सेम प्रेशर पे लिया, तो सेम प्रेशर पे लाओगे तो ये वाला लाइन आएगा। अब देखो कि दोनों गैस सेम प्रेशर पे है तो क्या सेम वॉल्यूम लेगा? ना, एक गैस कम वॉल्यूम लेगा, देखो, और एक गैस ज्यादा। मतलब ये हुआ कि दोनों गैस को अगर सेम प्रेशर पे ले आए तो एक गैस क्या लेगा? कम वॉल्यूम, और एक गैस ज्यादा वॉल्यूम। अब यहां चेक करो, जो गैस कम वॉल्यूम लेगा उसकी टेम्परेचर कम, और जो गैस ज्यादा वॉल्यूम लेगा उसकी टेम्परेचर ज्यादा। तो बता, देखो जो गैस ज्यादा वॉल्यूम ले रहा है तो ये वाला गैस ज्यादा वॉल्यूम पे और ये वाला गैस कम वॉल्यूम पे। समझ में आ रहा है? मतलब ये हाइयर टेम्परेचर और ये लोअर टेम्परेचर है। क्या फील आ गया? मतलब जब भी तुम ग्राफ ड्रॉ करते हो, फील करो, जब भी तुम ग्राफ ड्रॉ करते हो ना तो ये वाले लाइन दो, तो ये हाइयर है, ये लोअर और लोअर। क्या फील आ गया? क्या अभी भी समझ में आ गया या और समझाओ? क्या एक एक चीज समझ में आ गया? तो तुम किसी भी गैस को क्या कर सकते हो? सेम वॉल्यूम पे लाके भी ऑपरेट कर सकते हो या सेम प्रेशर पे लाके देख लो और इक्वेशन के हिसाब से सेटिस्फाई करो। क्या फील आ गया या और समझाएं इसको? फील आ गया या और समझाएं? देखो एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। मैंने बोला बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है तो होना चाहिए। और समझाएं संतोष? और समझाए शशांक? या फील आ गया ये चीज? हाँ फील आ गया ना? क्लियर? जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे वो ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा। हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ये ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आइसोथर्म्स नहीं होते, बहुत सारे आइसोथर्म्स होते हैं। समझ में आया? तो इस गैस का ये वाला आइसोथर्म्स है, तो इस गैस का ये वाला आइसोथर्म्स होगा। नहीं समझ में आया? मतलब ये गैस इस तरह से कर रहा है तो ये वाला गैस इस तरह से। मान लो तुम्हारे पास 3 कंटेनर है, अलग अलग टेम्परेचर पे ऑपरेट हो रहे और तीनों आइसोथर्मल है, तीनों, ये भी 100 पे ही एक्सपेंशन मारा है, ये 200 पे, ये 300 पे। तो मुझे कैसे पता चलेगा? तो ये 100 वाला, ये 200 वाला और ये कितने वाला? 300 वाला। मतलब हर टेम्परेचर के लिए एक आइसोथर्म। हाँ, हर टेम्परेचर का एक अलग आइसोथर्म्स होता है। नहीं समझ में? क्लियर? और किसी को कुछ डाउट? और किसी को कुछ डाउट? आयुष बाबा एक एक चीज समझ में आ रहा है? क्लियर? और ये पहचान पाओगे ना, बिना दिए भी पहचान में आना चाहिए, बिना दिए भी आपको समझ में आना चाहिए कि कौन हाइयर है कौन लोअर है। क्या ये समझ में आ गया? पक्का? हाँ देखो, अगर तुम बहुत ध्यान से देखेगा ना तो तुमको एक और बात समझ में आएगा। देखो अगर तुमको डाउट लगता है ना तो इसको तुम फील भी कर सकते हो। ध्यान से देखो, इसको अगर तुम्हें डाउट लगता है इसको तुम फील भी कर सकते हैं। कैसे? मैं बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखो। मैंने बार बार बोला, फिर से रिपीट कर देता हूं। अगर तुम्हें जानना है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, कौन हाइयर में है, तो क्या करो, किसी एक को फिक्स कर दो। कंटेनर, तीनों कंटेनर मान लो 3 है, तीनों कंटेनर को एक कंडीशन में ले आओ। बोलो मैं कौन से कंडीशन में तीनों को ले आऊं? सेम प्रेशर में या सेम वॉल्यूम में? बोलो। तो एक काम करते हैं, तीनों को सेम वॉल्यूम में ले आते हैं, तीनों को सेम वॉल्यूम में, एकदम तीनों को सेम वॉल्यूम में ले आते हैं। सेम वॉल्यूम का मतलब तीनों यहां आ गए। देखो, नहीं समझे? तो देखो मतलब कंटेनर, एक कंटेनर का प्रेशर ये वाला दिखेगा, एक कंटेनर का प्रेशर ये वाला और एक कंटेनर का प्रेशर ये वाला। नहीं समझ में आया? तो मान लेते हैं समझाने के लिए ये P1, P2, P3। तो देखो, अब देखो, अगर वॉल्यूम फिक्स कर दिए तो जिसका प्रेशर कम उसका टेम्परेचर कम, तो उस गैस का प्रेशर कम होगा जिसका टेम्परेचर कम। तो बता, इन तीनों में सबसे कम प्रेशर किसके पास होगा? सेम वॉल्यूम में इसका। समझ में आया? मतलब देखो, इसका प्रेशर सबसे कम, फिर इसका प्रेशर थोड़ा और ज्यादा और ज्यादा, तो मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा प्रेशर। तो ये कंडीशन से भी आप चेक कर सकते हो। क्लियर? अच्छे से समझ पाएंगे? अब आगे की कहानी सुनो, आइसोथर्म्स। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आइसोथर्म्स इतने खास क्यों हैं? व्हाई दे आर सो मच इंपॉर्टेंट? अब इसका एक कारण है, जरा ध्यान देना, लिखना होगा। ठीक है, अब मैं समझाता हूं। पता आइसोथर्म्स होता है बाउंड्री लाइन। क्या होता है आइसोथर्म्स? बाउंड्री। तुम्हें पता है दुनिया का हर गैस का आइसोथर्म्स ही सबसे मेन लाइन है। ठीक है, और आईआईटी इसी आइसोथर्म्स पे फोकस करता है। तुम जहां नहीं कर सकते ना, आईआईटी वहां नहीं। समझ में आ रहा है? अब मैं बताता हूं कैसे, दिखाता हूं तुम्हें, एक जादू दिखाता हूं। अच्छा सोच, ये अगर आइसोथर्म्स है, एक गैस की बात हुई, ये आइसोथर्म्स है, मतलब आप सोच गैस के साथ क्या हो सकता है? गैस के साथ 3 ही चीज हो सकता है, चाहे गैस को हम चूना लगाए, या गैस मुझे चूना लगाए, या हम लोग दोनों एक दूसरे को एडजस्ट कर लें, है ना? तो जरा सोचो, एक इमेजिन करो,
गैस मुझे चूना लगा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? गैस की एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है? कोई आदमी मुझे चूना लगा रहा है तो उसकी एनर्जी बढ़ रही है कि घट रही है? अरे फील करो, उसकी एनर्जी बढ़ रही है। फील आया? फील आया, मैं क्या कर रहा हूं, उसकी एनर्जी बढ़ रही है। ऑब्वियस सी बात है, मतलब वो मुझसे ज्यादा हीट ले रहा है। फील करो, वो मुझसे क्या कर रहा है, ज्यादा हीट ले रहा है ना। अगर एक सिस्टम है, उसने हीट लिया और ये डब्ल्यू किया, मान लो अगर उसने मुझसे ज्यादा हीट ले लिया और कम वर्क किया तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। उसकी एनर्जी क्या होगी बोलो? अरे उसकी एनर्जी क्या होगी बोलो? बढ़ेगी कि घटेगी? उसकी एनर्जी बढ़ेगी। अच्छा एक बात बता, अगर उसकी एनर्जी बढ़ रही है तो वो इसी आइसोथर्म्स में रहेगा या वो दूसरे आइसोथर्म्स की तरफ मूव करना चाहेगा? अरे वो इसी आइसोथर्म्स में रहेगा या दूसरे आइसोथर्म्स की तरफ मूव करना चाहेगा? क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ रही है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। अरे फील आ गया? उसकी एनर्जी बढ़ रही है मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब वो इस आइसोथर्म्स को छोड़कर दूसरे आइसोथर्म्स में जाना चाहेगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए मतलब जो भी गैस, ध्यान से सुनो, जो भी गैस जिसकी टेम्परेचर बढ़ती है वो इस इलाके को छोड़कर इधर की तरफ दिखते हैं, इधर की तरफ दिखते हैं। अब समझ में आया? अब समझ में आया? तो इस इलाके का मतलब हो गया Q इज ग्रेटर देन W। समझ में आया? मतलब हमने हीट दिया गैस को लेकिन उसने कम काम किया। समझ में आया? और ये बाउंड्री लाइन है। इसमें क्या हुआ, अगर मान लो मैंने किसी गैस को सेम जितना हीट दिया उसने उतना वर्क किया, अब बोलो क्या होगा? अब बोलो क्या होगा? उसका टेम्परेचर कांस्टेंट या वेरिएबल? कांस्टेंट, मतलब वो इसी लाइन में रहेगा, Q इज इक्वल टू W। अब समझ में आया? अब जरा ध्यान से देखो, क्लियर? एक एक चीज समझ में आया? अच्छा जरा सोचो, मैंने गैस को हीट तो दिया लेकिन गैस ने वर्क ज्यादा परफॉर्म कर लिया, या मैंने नहीं भी दिया और गैस से काम करवा लिया, गैस को बुड़बक बना लिया, जैसे एडियाबेटिक में, तो बताओ उस समय क्या होगा? गैस हायर आइसोटोप की तरफ जाएगा या लोअर? अरे लोअर की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पे इधर। अगर मान लो कोई गैस यहाँ था तो वो इधर की तरफ जाने लगेगा। अब समझ में, यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q इज लेस देन W। समझ में? ये बाउंड्री लाइन क्या बता रहा है? देखो, अगर गैस का शोषण किया जा रहा है तो गैस की एनर्जी कम होगी, तो ये वाला, ये इधर गैस इधर की तरफ दिखेगा। गैस हमारा शोषण कर रहा है, हमसे ज्यादा हीट ले रहा है, हमें ही बुड़बक बना रहा है, तो गैस इधर दिखेगा। और गैस ईमानदार है, ना शोषण कर रहे हैं ना करने, जैसा हम लोग, हम इसी नीति पे चलते हैं, ना हमारा कोई शोषण करे ना हम किसी का करें। तो ये वाला समझ में आया? अरे आया कि नहीं आया? अगर तुम सावधान नहीं रहोगे, सावधान इंडिया, समझ में आ रहा है? आज 26 जनवरी में हम एक स्पेशल भाषण मार रहे हैं। समझ में आ रहा है? देश तो महान जरूर है लेकिन यहाँ के सारे लोग, समझ में आ रहा है, चोर है। समझ में आ रहा है? 100 में से 99 बेईमान, फिर भी हमारा देश महान। समझ में आ रहा है? तो सावधान इंडिया, अगर तुम सावधान नहीं रहोगे इस देश में, तुम यहां पे हो ना, इधर आ जाओगे। तुम यहां पे हो, तुम लोग इधर आ जाओगे। समझ में आया? और अगर तुम धूर्त रहे तो तुम यहां से इधर आ जाओ। तो इंडिया में वो लोग, कौन लोग इधर दिखते हैं? जो चालबाज है, सारे लोग इधर दिखते हैं। जो थोड़े से सीधे साधे लोग इधर दिखते हैं। समझ में आया? और इस लाइन में रहना बड़ा मुश्किल है। समझ में आया? क्या क्लियर हो गया? एकदम अच्छे से फील आया? क्लियर? अब थोड़ी सी कहानी समझ, ठीक है? तो देख, ये वाला लाइन बड़ा खास है। समझ? अब जैसे तुम याद करो, तुम 3 प्रोसेस तो अभी तक पढ़ा चुके हैं, इतना तो फील, आइसोबेरिक, आइसोकोरिक और आइसोथर्मल। सोच, आइसोबेरिक में क्या होता था? फील करो, ग्राफ कैसा दिखता था? तो अगर ये प्रेशर और वॉल्यूम कर दे, प्लीज रट्टा मत मारना, अगर ये प्रेशर वॉल्यूम कर दे तो बता कैसा दिखता था ग्राफ? तो देखो, समझ में आया? तो प्रेशर इधर जाता था। देखो ये हायर आइसोथर्म्स था कि नहीं था? अब देखो, ये हायर आइसोथर्म्स था, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा था। इसीलिए आइसोबेरिक प्रोसेस में ग्राफ ऐसे दिखता है। तो देखो टेम्परेचर क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। अच्छा, आइसोकोरिक में कैसा होता है? कांस्टेंट वॉल्यूम ऊपर की तरफ, तो ये और तेजी से बढ़ता है इधर टेम्परेचर। तो ये दोनों टेम्परेचर बढ़ने का ये था, निशानी था। लेकिन सोचो आइसोथर्मल में ये ग्राफ ऐसे भागता है। समझ में आया? मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। और एडियाबेटिक में ये ग्राफ कैसे भागे? फील करो, एडियाबेटिक में ये ग्राफ इधर कहीं भागेगा। समझ में आया? ये ग्राफ और नीचे की तरफ भागेगा, लोअर टेम्परेचर की तरफ भागेगा। क्या ये फील आ गया? तो इस तरह से आप ग्राफ को देखो, तुम समझ पाए ये आइसोथर्म्स लाइन क्यों सबसे खास है? क्योंकि इस लाइन को देख के समझ में आ जाएगा कि ग्राफ के मूवमेंट से समझ में आ जाएगा कि ग्राफ का शोषण, ये ग्राफ का नहीं, गैस का शोषण हो रहा है या गैस हमारा शोषण कर रहा है। सो दैट्स द बेसिक पॉइंट, दैट्स व्हाई आइसोथर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। क्लियर? क्या ये सबको फील आ गया? क्या ये सबको फील आ गया? तो देखो एक ग्राफ, अब कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि सर आप ग्राफ इतना डेप्थ में क्यों लेके चलते हो?
बेवकूफ, जब तक ग्राफ को डेप्थ में नहीं समझोगे ना, प्रोसेसेस की फील नहीं आई। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ग्राफ सब कुछ बोलता है, ये गूंगा नहीं है, तुम्हारे पास कान नहीं है इसलिए सुन नहीं पाए। ये ग्राफ गूंगा नहीं है, समझ में आ रहा ना? ना तुम्हारे पास कान है ना आंख है, तुम्हारी आंखें वो चीज नहीं देख पा रही जो ये दिखाना चाहता है, ठीक है? तो हम लोग कहते हैं क्या है सर, वो लाइनें तो है ना, ना मुन्ना, ये लाइन नहीं है, मच मोर देन दैट है, समझ में आ रहा है? अब आगे की कहानी सुनते हैं थोड़ा सा, ग्राफ को थोड़ा और डिप्लोमेटिक तरीके से हम लोग डील करेंगे, ठीक है? क्या हुआ, डाउट है क्या? ठंडा लग रहा है? देखो इतना भी ठंडा नहीं है, सही में बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है क्या? मैं पूरा नहा वहा के आया, मुझे उतना ठंडा ही नहीं लग रहा, तुमको ठंडा लग रहा है? वो तो मैं ही समझ रहा हूँ, नहाए वक्त कम लगता है। बॉडी का टेम्परेचर आपकी इसका टेम्परेचर सेम हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के बराबर है, हम क्या रहेंगे, हम ही चल बसेंगे। ये बोल रहे ऐसा हीट कम फ्लो होगा क्योंकि आपका बॉडी ऐसा मत बोलो, हार्ट बीट मेरा बढ़ रहा है। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक एक चीज देखते हैं, क्या फील आ रहा है सब लोग। अब थोड़ा सा ग्राफ को थोड़ा और देखते हैं, डेप्थ में जाएंगे, ग्राफ के टेंशन नहीं लेना। तो देखो, अच्छा आइसोथर्मल प्रोसेस के ग्राफ कैसे कैसे हो सकते हैं? तो एक पीवी कर्व, सारे गधेड़े जानते हैं, एक कौन सा कर्व होगा? पीवी कर्व, और क्या होगा? पीटी कर्व, और क्या होगा? बीटी कर्व। पीवी, पीटी और बीटी, ये तीन कर्व हो सकते हैं, समझ में आया? देखिए आइसोथर्मल। अच्छा बताओ ये वाला कैसा होगा? ये कैसा होगा? पैराबोला, हाइपरबोला? हाँ कैसा होगा? हाँ हाइपरबोलिक, बहुत अच्छी। तो ये ग्राफ कैसा होगा? अब पूरा फील आ गया ना? अच्छा बताइए ये ग्राफ कैसा होगा? ये ग्राफ कैसा होगा? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्लोपी या स्लोपी? मार के गर्दन आती, वर्टिकल ना होगा। अरे सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे भाई, तो सब कुछ होगा। मान लीजिए 100 केल्विन पे, तो ये थोड़ी बदलेगा ना, टेम्परेचर इधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो प्रेशर बदल सकता है, टेम्परेचर अलाउड नहीं। तो ये वाला अलाउड नहीं, ये मूवमेंट अलाउड नहीं समझ में आया? अरे आ रहा है कि नहीं ऐसा? ये ऊपर की तरफ अभी फिलहाल मान लीजिए, बाद में हाँ पहली बार ये देख, ठीक है? अच्छा देखो, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कैसा ग्राफ होगा? फटाक से बताओ, वॉल्यूम और टेम्परेचर में कैसा ग्राफ होगा? हाँ? अरे इसका भी वर्टिकल ही होगा, टेम्परेचर में वर्टिकल ही होगा, ठीक है? तो टेम्परेचर वर्टिकल, लेकिन एक सेकंड, ये तो ऊपर गया तो वो कैसा होगा? अगर ये ऊपर ड्रॉ किए, अगर ये नीचे भी कर सकते थे, लेकिन अभी फिलहाल अगर इसको मैंने ऊपर की तरफ ड्रॉ किया तो वो ग्राफ कैसा होगा? वॉल्यूम बढ़ेगा कि घटेगा? कॉमन सेंस और नॉन सेंस होगा, नीचे की तरफ ना, क्योंकि जब प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है ना। अरे कॉमन सेंस लगा रहा, नॉन सेंस। तो वर्टिकल डाउनवर्ड, ये ग्राफ कैसा होगा? वर्टिकल डाउनवर्ड। अब फील आ गया, अब फील आ गया। तो देखो याद रखना, ग्राफ्स आपको फील आने चाहिए, देख के समझ में आना चाहिए कि कौन सा ग्राफ कैसा है, ठीक है? सर, हाँ सर डायरेक्शन मतलब बताना जरूरी होता है कि बस ऐसे ही बस लाइन ड्रॉ कर? नहीं नहीं, डायरेक्शन नहीं बताओगे तो कैसे पता चलेगा कि एक्सपेंशन प्रोसेस है या कंप्रेशन? अभी तो हम गेम को समझाने के लिए सिर्फ एक्सपेंशन लिए हैं, लेकिन साइक्लिक में जब जाएंगे तो पता चलेगा वहां कंप्रेशन भी पढ़ना पड़ता है। गैस कंप्रेस भी तो होता है साइक्लिक में, तो पता कैसे चलेगा कि गैस एक्सपेंड कर रहा है कि कंप्रेस हो रहा है? तो वो आगे डिस्कस करेंगे। इसलिए ग्राफ का एरो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे इस ग्राफ को देख के क्या समझ आ रहा है? देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है? देखो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम घट रहा है, लेकिन अगर तुम मान लो इसका उल्टा बनाते ऐसे, मान लो ये प्रेशर घट रहा है तो बता वॉल्यूम क्या होता है? फिर बता। हाँ वॉल्यूम बढ़ता है, क्या ये बात समझ? तो इसके लिहाज से देखो, अगर अभी यहाँ एरो मैंने नहीं दिया था, मैं भी बहुत चालबाज इंसान हूं, एरो नहीं दिया था, अब एरो देखो, अगर अब इस पूरे के साथ मैच करोगे, पूरे प्रकरण के साथ, तो कैसा एरो होना चाहिए? देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ऐसा वाला ग्राफ, ये एरो ऐसे जा रहा है, समझो? मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर घट रहा है। तो देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे प्रेशर घट रहा है, वॉल्यूम, देखो सब मैच कर गया ना, समझो? तो एरो के भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ये एक ही चीज का हो गया, ये नहीं कि इसका इधर इसका उधर, अब मिला दिया, फील आ गया हम क्या कह रहे हैं? तो ये सब चीज समझो, एरो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस बात को समझाने के लिए कि गैस फैल रहा है या गैस कॉम्प्रेस हो रहा है, ठीक है? क्लियर? और किसी को कुछ डाउट?
किसी को और कुछ और पूरा फील आ गया? अच्छा, मैंने 3 प्रोसेस पढ़ाया। तुम बोलोगे सर आप 3 बोलते हो, 3 बार तीनों का रिवाइज क्यों कराता हूँ? समझ में आ रहा है ना? ताकि मैं तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक कर रहा हूँ बार बार कि तीनों को आप भूल नहीं पाओ। ठीक है, तीनों प्रोसेस। अच्छा, तीनों प्रोसेस का एक प्रेशर टेम्परेचर देख के बताओ तुम लोग कि ये तीनों में कौन कौन सा है। देखो, मान लो मैंने एक प्रेशर और टेम्परेचर ग्राफ बनाया, देखते हैं तुम लोग फील कर पाते हो। ऐसा 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 ही बताना। अभी एक्सपेंशन कॉम्प्रेशन बाद में ए बी सी। तो बताओ, अगर इस तरह का प्रोसेस है तो बताओ ए बी कौन सा प्रोसेस है? फटाक से कमेंट करो, ए बी कौन सा प्रोसेस है? ए बी कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल, कॉम्प्रेशन, एक्सपेंशन नहीं बताना अभी। अभी आप ऐसे ही बताइए कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल, आइसोकोरिक या आइसोबेरिक? तो आइसोथर्मल। पूरा नहीं लिखना है बेवकूफो, थर्मल सिर्फ टी लिख दोगे मैं समझ जाऊंगा, क्योंकि तीनों के लिए अलग अलग है ना। तो आइसोथर्मल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ए बी आइसोथर्मल। अच्छा, बीसी कौन सा प्रोसेस है? बीसी कौन सा प्रोसेस है? हाँ, बी से बी। अच्छा, बी से बी, तब तो सी से सी। हाँ, अच्छा, बीसी कौन सा प्रोसेस? आइसोबेरिक, बहुत अच्छे। अच्छा, एसी कौन सा प्रोसेस? ये साइक्लिक नहीं है, ये समझाने के लिए ऐसे ही। एसी कौन सा प्रोसेस है? देखो तो, अरे देखो, प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे बुबा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होगा जब वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें। तो यानी ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला प्रोसेस है। क्या समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा? आइसोकोरिक। अभी हम साइक्लिक ऑर्डर पे नहीं जा रहे हैं, अभी ऐसे समझा रहे हैं। अब देख के समझ में आना चाहिए कि कौन सा प्रोसेस की बात हो रही है। धीरे धीरे आपको सब सिखा देंगे। अभी बेसिक बता रहे। कुछ लोग कहेंगे सर ये क्यों बता दिए, तो अभी नहीं था। अरे रिवीजन हुआ ना भाई, समझ अब समझ में आ रहा है। तो एक एक चीज क्लियर। अच्छा, अब मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है, जरा ध्यान से सुनो। मेरे दिमाग में एक और भी बहुत ही अच्छा सा सवाल है कि सर ये ग्राफ तो समझ गए है ना, लेकिन अब दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि सर वर्क डन बाय द गैस कैसे निकलेगा? अच्छा बताओ, वर्क डन बाय द गैस निकालने के लिए कौन से कर्व को ज्यादा तरजीह देते हैं? वर्क डन बाय द गैस, कौन से गैस को, कौन से कर्व से हमें डायरेक्ट समझ में आता है? कौन से कर्व से डायरेक्ट? पीवी कर्व। अब समझना है पीवी कर्व क्यों खास है, क्योंकि पीवी कर्व से टेम्परेचर भी दिखता है, एनर्जी भी उससे डायरेक्ट रिलेट हो सकता है, वर्क डन भी डायरेक्ट रिलेट हो सकता है। दैट्स व्हाई पीवी कर्व इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझना है, इसीलिए आप कोई भी किताब देखो पहले पीवी कर्व भी बनाता है, तब फिर दूसरे कर्वों को वो फॉलो करता है। नहीं समझ में? बाकी दूसरे कर्व क्या है? हाँ, पीवी कर्व में हर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, हर तरह की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मैं आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। ठीक है। और सर आइसोकोरिक में पीटी बहुत इम्पोर्टेंट होता है? नहीं, अरे पीवी से सब पता चल जाता है, उसमें आइसोकोरिक आइसोबेरिक सब कवर होता है, तो क्यों टेंशन लेना। और वर्क डन भी दिखता है। और पीटी में क्या होगा? वॉल्यूम वाला पता ही नहीं चलेगा, वर्क डन का सही आइडिया नहीं लगेगा, क्योंकि जब तक वॉल्यूम को नहीं देखोगे वर्क डन का आइडिया कैसे लगेगा। अब आ जाओ आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, रट्टा नहीं मारना, एक एक चीज फील करना है। देखो मैं बहुत स्लोली पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही एलाबोरेटेड मैंने एक एक चीज डिस्कस करते जा रहा हूँ। नहीं अब सोचो, नहीं तो आइसोथर्मल प्रोसेस 15 मिनट में खत्म होता है। तुम लोग कहीं पढ़े हो कि नहीं? आइसोथर्मल प्रोसेस कितना टाइम लगता है खत्म होने में? 15 से 20 मिनट। तो थोड़ा सा ध्यान से, वीडियो में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट 12 मिनट। ठीक है, तो थोड़ा सा फील करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क। अब एक बात बताओ, वर्क डन अंडर पीवी कर्व में कैसे निकालते हैं? वर्क डन पीवी कर्व में कैसे निकालते हैं? अरे वर्क डन पीवी कर्व में कैसे निकालते हैं? एरिया। अरे देखो, एरिया को देख के पीवी कर्व, अरे पीवी कर्व में एरिया देखोगे वर्क डन का पता चल जाएगा। बहुत अच्छे। लेकिन यहाँ पे एक समस्या है, आइसोकोरिक में तो कोई वर्क ही नहीं होता था। आइसोबेरिक में आसान क्यों लगता था? क्योंकि ऐसा होता था, तो एरिया निकालने में मजा आता था। ये वाला एरिया समझ में आया? ये वाला रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, बड़ा मजा आता था, है कि नहीं? तो यहाँ आसान था एरिया निकालना। लेकिन एक बात देखो, जरा देखो तो यहाँ क्या इतना आसान है? जरा ध्यान से देखो तो क्या ये इतना आसान है? नहीं। क्यों नहीं आसान है? क्योंकि ये रेक्टेंगल तो है नहीं। अरे ये रेक्टेंगल तो है नहीं। फील करना, रट्टा मत मारना, एक एक चीज समझाऊंगा तो तुम ध्यान से देख। ये रेक्टेंगल हमारा है नहीं, है ना? तो कैसे निकालेंगे इसका एरिया बताओ? तो तुम भी जानते हो, अगर कर्व कुछ इस तरह का हो तो उसका एरिया इंटीग्रेशन, याद है? उसका एरिया इंटीग्रेशन क्या? दुनिया के सारे रेक्टेंगल्स को जोड़ दे। हाँ, बहुत अच्छे। यहाँ पे करोड़ों रेक्टेंगल्स बन सकते हैं। तो दुनिया के जितने भी, हाँ दुनिया के नहीं को समझ में आना, अरबों खरबों रेक्टेंगल मिलके कोई भी शेप दे सकते हैं, याद है ना? हाँ, तो क्या अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे, है ना? मान लो कि हमारा गैस, प्लीज रट्टा मत माना, एक एक चीज समझाऊंगा। मान लो कि हमारा गैस का वॉल्यूम था V1, ठीक है? मेरे गैस का वॉल्यूम था V1, मैंने हीट भी दे दिया।
अब हीट दे रहे हैं तो क्या होगा, वॉल्यूम एक्सपेंड करेगा। हीट देंगे तो इसके मॉलिक्यूल्स की रफ्तार बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स की रफ्तार बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, पिस्टन को ठोक के ऊपर कर देंगे, तो पिस्टन क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, है ना। तो अगर तुम देखोगे तो पिस्टन ऊपर आ गया तो नया वॉल्यूम हो गया V2। तो इस पूरे गेम के दौरान ध्यान से, पूरे गेम के दौरान प्रेशर बदला है, क्योंकि वॉल्यूम में जिस तरह से चेंज आई है प्रेशर बदला है ना भाई। अरे प्रेशर बदला है, ध्यान से समझने की कोशिश करो। मतलब अगर यहाँ पे कर्व को देखोगे तो मान लो कि अगर गैस का वॉल्यूम था पहले V1 और एक्सपैंड किया तो ये V1 था, मतलब यहाँ ये वॉल्यूम था। अगर गैस एक्सपैंड करके V2 को पहुंच गया मतलब ये वाला, नहीं समझ में। तो देखो प्रेशर पहले क्या था P1 और ये कॉम्प्रेस हो गया, कितना प्रेशर हो गया P2। ये बात समझ में आ गई, आया कि नहीं आया। तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है तो प्रेशर घटा है। क्या एक एक चीज फील आ रही है, क्या एक एक चीज सबको समझ में आ रहा है, प्लीज यस सर बोल दो एक बार, पूरा फील आ रहा है, ज्यादा टफ में नहीं पढ़ा रहा हूं शशांक। हाँ तुम लोग आयुष बाबा टफ टफ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब थोड़ा फील कर, थोड़ा अब और फील कर, देख मजा आएगा साइंस को देख। अच्छा सोच, अब मैं यहाँ पे वर्क डन निकालूंगा तो मैं कैसे निकालूंगा समझ। तो यहाँ पे इसका एरिया निकालना है मुझे, क्या निकालना है यहाँ पे इसका एरिया, लेकिन इसका एरिया निकालना हमारे लिए इतना आसान नहीं होने वाला क्योंकि रेक्टेंगल नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, अरे मैं क्या करूंगा, हाँ इंटीग्रेशन का सहारा लूंगा। क्यों, अच्छा ध्यान से सुनो, मान लो कि कंटेनर इतने बड़े वॉल्यूम है, इतना बड़ा वॉल्यूम है, सोचो, और ये एक्सपैंड करके यहां तक किया है, ध्यान से कैमरे का रेंज में आना चाहिए। तो इतना वॉल्यूम है, ये एक्सपैंड करके यहां तक किया, तो यहां से जब ये यहां तक एक्सपैंड किया तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट है पिस्टन का। अरे पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट है भाई। अच्छा ये पिस्टन को किसने डिस्प्लेस किया, गैस ने। गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा आके टकरा के पिस्टन को बोलते भैया तू खिसक। अच्छा एक बात बता, गैस के मॉलिक्यूल ड्यूरिंग दैट प्रोसेस सेम फोर्स लगा रहे थे या अलग अलग, सेम फोर्स या अलग अलग ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, सेम फोर्स या अलग अलग। जब ये पिस्टन मूव कर रहा था तो गैस के मॉलिक्यूल्स इस पिस्टन में सेम फोर्स लगा रहे थे या अलग अलग, मार के गर्दा उड़ा देंगे। सेम फोर्स लगाते तो प्रेशर भी सेम होता ना। अरे बेवकूफो, जब ये पिस्टन मूव कर रहा था, जब ये पिस्टन मूव कर रहा था तो यहाँ पे अलग प्रेशर, यहाँ अलग प्रेशर, यहाँ अलग प्रेशर था, नहीं समझ में आया। तो गैस हर, देखो अभी मजेदार क्या है, तुम लोग अभी पूरा साइंस नहीं पता है, मैं बता रहा हूं ना क्या है गजब की कहानी, अब सुन लो, देखो मजा आ जाएगा। तो ध्यान से देख, जिस समय गैस इस पिस्टन को पीट पाट के ऊपर की तरफ भेज रहे थे उस समय क्या हो रहा था जरा सोच। तो गैस जिस समय पिस्टन को पीट पाट के ऊपर भेज रहे थे हर समय प्रेशर बदल रही थी, और प्रेशर बदल रही थी हर समय फोर्स बदल रहा था। तो अगर मान लो शुरू में पिस्टन को आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गैस ने और बाद में पिस्टन को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया गैस ने, बताओ ज्यादा वर्क डन गैस ने कब किया, शुरू में या बाद में, फील करो, शुरू में या बाद में। तो ज्यादा वर्क डन गैस ने कब किया, स्टार्टिंग में। क्यों भाई, क्योंकि प्रेशर ज्यादा था, आप ऐसे कर सकते हो, या ज्यादा फोर्स था, फॉर सेम डिस्प्लेसमेंट डीएच स्टार्टिंग में गैस ने ज्यादा वर्क परफॉर्म किया है, समझ में आया। स्टार्टिंग में गैस ने क्या किया है, ज्यादा वर्क परफॉर्म किया है, और बाद में गैस धीरे धीरे जैसे जैसे वो उसकी वॉल्यूम बढ़ रही है उसकी प्रेशर तो घट रही है तो वो फोर्स भी कम लगा रहा है। तो बाद में गैस क्या कर रहा है, कम वर्क डन कर रहा है कि ज्यादा वर्क डन कर रहा है, कम वर्क डन कर रहा है। समझ में आया, क्या फील आ गया, क्या फील आ गया। इसका मतलब शुरू में अगर गैस ज्यादा वर्क डन कर रहा है और बाद में अगर गैस कम वर्क डन कर रहा है, तो जरा सोचो, अगर तुम यहां पे भी फील करो, ये वाला रेक्टेंगल को देखोगे तो शुरू का डीवी देखो और बाद का डीवी देखो। मान लो थोड़ा सा वॉल्यूम शुरू का देखो और थोड़ा सा वॉल्यूम बाद का देखो तो फील आ जाएगा। शुरू के वॉल्यूम को देखोगे, मैं अलग से ग्राफ बनाता हूं क्योंकि वो जनरलाइज है। शुरू के वॉल्यूम को देखोगे डीवी और बाद के वॉल्यूम को देखो डीवी, बता ज्यादा एरिया कौन सा है, शुरू वाला या बाद वाला, फील करो, स्टार्टिंग वाला। मतलब ज्यादा वर्क डन शुरू में हो रहा है और बाद में क्या हो रहा है, कम वर्क डन हो रहा है। क्या ये बात फील है, मतलब ये हुआ कि ड्यूरिंग थर्मल प्रोसेस जो आप हीट भी सप्लाई करते हो ना, एक कांस्टेंट रेट से नहीं कर सकते, नहीं समझ में आया। आप जो हीट सप्लाई करते हो कांस्टेंट रेट से नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, सोचो, क्योंकि आपने खुद बोला है, इतनी डेप्थ में तुम्हें कोई नहीं बताएगा। आप ध्यान से सुनो, तुम यहाँ किस चीज का पेड़ कर रहे हो, यही सब चीजों के लिए ध्यान से देखो। ड्यूरिंग थर्मल प्रोसेस जो आप हीट सप्लाई करते हो एक जैसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते भाई, सोचो, क्योंकि वर्क डन तो अलग अलग है ना। शुरू में मान लो 10 जूल, बाद में 5 जूल, शुरू में 10 जूल बाद में 5 जूल,
तो बताओ अगर शुरू में 10 जूल गैस में वर्क परफॉर्म किया तो आपको शुरू में कितना हीट देना चाहिए? 10 जूल, तब ना 10 का 10 रहेगा, और बाद में आपको कितना देना होगा? 5, तब ना 5 का 5 रहेगा। तो ध्यान से सुनो, रट्टा नहीं मारना है। अगर आप समझो आइसोथर्मल प्रोसेस को लेकर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझो। तो गैस को जो आपको हीट सप्लाई करना है ना, वो अलग अलग रेट से हीट सप्लाई करना है, समझ रहे हैं? शुरू में गैस को थोड़ा ज्यादा हीट, फिर टाइम के साथ गैस को कम हीट देते चले जाएंगे, समझ में आ रहा है? अब 2 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, जरा ध्यान से सुनो। मैं बोल रहा हूं ये पूरा प्रोसेस आइसोथर्मल है, देखो फील करना, रट्टा नहीं मारेंगे, एक एक चीज समझेंगे। क्या समझ में आ रहा है? तो ये पूरा प्रोसेस आइसोथर्मल है, मतलब इस पूरे गेम के दौरान कभी भी टेम्परेचर नहीं बदला है, समझो। इस पूरे गेम के दौरान कभी भी टेम्परेचर नहीं बदला, पूरे गेम के दौरान नहीं बदला, मतलब पूरे गेम के दौरान जो भी ये वर्क कर रहा है ना, उतना हीट दिया जा रहा है। तो हीट और वर्क परफेक्टली बैलेंस है, हीट और वर्क क्या है? परफेक्टली बैलेंस है, समझ में आया? क्लियर? लेकिन सोचो, अच्छा एक बात है, अब थोड़ा आप भी दो, अगर ये आइसोथर्म्स है तो सोचो अगर आपने शुरू में ज्यादा हीट दे दिया और बाद में हीट नहीं दिया, मान लो भैया ऐसा कोई प्रोसेस ऐसे गया और ऐसे आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा? ध्यान से देख, समझने की कोशिश करो। तो ये भी, ये तुमको लगेगा, अच्छा देखो गैस दो, फिर से समझो, क्या ज्यादा टप पढ़ा रहा हूं क्या? स्किप करूं, ये समझ में आ रहा है? थोड़ा सा बता दूं इसको या स्किप करूं ये बात? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तो जरा सोचो, अगर मान लो एक बात बताता हूं, मान लो ओवरऑल वर्क, फील करना, रट्टा मत मारो। 2 तरह के स्टेटमेंट होते हैं, 2 तरह से काम किया जाता है। एक होता है परफेक्टली, एक बंदा क्या होता है, ध्यान से सुनो, एक बंदा जितना पर डे पढ़ा रहा है उतना पढ़ रहा है घर में, मतलब वो एकदम परफेक्टली बैलेंस करके पढ़ रहा है। और एक बंदा क्या किया, शुरू में बहुत पढ़ा, जुनून था, और बाद में जुनून धीरे धीरे कम, लास्ट में नहीं पढ़ा, फिर लास्ट के एग्जाम के समय बहुत पढ़ा, और दोनों ने सेम नंबर लाया। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों एक ही तरीके से गुजरे, समझने की कोशिश करो, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? एक की क्या खासियत थी, वो परफेक्टली बैलेंस था। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? परफेक्टली बैलेंस प्रोसेस है, ठीक है? अब देखो वर्क डन, एक सेकंड, रट्टा मत मारना प्लीज, थोड़ा सा समझना। मान लो 2 गैस को हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल के, 2 गैस को लेते हैं, इसने भी वर्क डन परफॉर्म किया 60 जूल, और इसने भी वर्क डन परफॉर्म किया 60 जूल। इसको भी मैंने हीट दिया 60 और इसको भी मैंने हीट दिया 60। तो बता, दोनों की इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर सेम होगी कि अलग होगी? दोनों की सेम होगी, क्योंकि दोनों लग रहे हैं कि आइसोथर्मल है। लेकिन थोड़ा फोकस करना, हो सकता है कि इसमें हीट और वर्क परफेक्टली बैलेंस किया गया है। जिस समय ये 10 जूल का वर्क कर रहा था उस समय 10 जूल का हीट, जिस समय ये 20 जूल का वर्क कर रहा था 20 जूल का हीट, जिस समय ये 30 जूल का वर्क कर रहा था 30 जूल का हीट। और यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ हो सकता है जिस समय ये 10 जूल का वर्क कर रहा था उस समय आपने हीट ज्यादा दे दिया, 20। नहीं समझो बात को? तो यहाँ पे ओवरऑल गेम के तरफ देखो, दोनों में अंतर क्या है। तो बताओ, अगर जरा फील करो, रट्टा मत माना प्लीज। तो इस प्रोसेस को देखो, अगर मान लो इसमें 10 जूल, वर्क को 60 में डिवाइड करते, 10, 20, 30, तो हीट भी हमने इसको कितना दिया? 10, 20, 30। ये परफेक्टली आइसोथर्मल प्रोसेस है, नहीं समझ में? क्योंकि हर जगह पे टेम्परेचर क्या रहेगी? सेम रहेगी। लेकिन जरा सोचो एक प्रोसेस ऐसा है, इसको देखो, इसमें मैंने क्या किया? 10, 20, 30 वर्क, लेकिन शुरू में दिया 30, बाद में 20 और बाद में 10। तो देखो यहाँ नेट हीट और नेट वर्क तो सेम है ना, तो ये भी लास्टली उसी जगह पे पहुंचेगा। लेकिन अंतर क्या ये आइसोथर्मल है? क्या ये आइसोथर्मल है? ना मुन्ना ना, ये आइसोथर्मल नहीं है। ये इनिशियल और फाइनली सेम जगह पे पहुंचा, तो इनिशियल और फाइनली सेम जगह पे पहुंचने का मतलब ये नहीं होता कि वो आइसोथर्मल है। बात समझो, इसका मतलब ये हुआ कि नेट हीट और नेट वर्क डन सेम हो। समझ में आया? तो ये पूरे प्रोसेस के दौरान इसकी टेम्परेचर बताओ क्या हुई होगी? तो प्रोसेस के दौरान देखो, काम कम किया, हीट ज्यादा दिया गया है, तो शुरू में इसकी टेम्परेचर बढ़ी होगी, और फिर बाद में क्या हुई होगी? टेम्परेचर घटी होगी। बाद में काम ज्यादा किया है, तो अगर इसका ग्राफ बनाओगे, इसका बनाओगे, इसका बनाओगे, कैसा दिखेगा? फील करो, रट्टा मत माना, ये सब चीजें कोई नहीं बताएगा। तो थोड़ा सा देख, अगर ग्राफ बनाना चाहते हो, थोड़ा सा यहीं पे कोपचे में ले लेते हैं। अगर इसका ग्राफ बनाओगे एकदम परफेक्टली ऐसे दिखेगा, लेकिन अगर इसका ग्राफ बनाओगे कैसा दिखेगा मैं बताऊं? शुरू में टेम्परेचर यहां से चला, मान लो ये भी यहां चला, यहां तक आया, तो देखो ये पहले ऐसे भागेगा, टेम्परेचर बढ़ा, और फिर कैसे भागेगा? फिर ये ऐसे डाउनफॉल करेगा। अब समझ में आ रहा है? तो ग्राफ को देख के भी आपको समझना चाहिए। तो ये इनिशियली और फाइनली सेम है, तो इससे ये मत समझ जाना कि वो हमेशा आइसोथर्मल प्रोसेस है। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्लियर? या मान लो इसका उल्टा करते, तो बताइए ग्राफ कैसे भागता? मान लो 10 ये वर्क है, और मान लो हीट हम शुरू में देते हैं इसको 5, समझ में आ रहा है? शुरू में 5, बाद में 10, और लास्ट में बम के हीट दे देते, लास्ट में दे देते 45। तो बताओ, तो फिर ये ग्राफ कैसे भागता?
सोचो फील को, तो फिर शुरू में नीचे भागता, ऐसे जाता, और फिर ये ग्राफ कैसे भागता, एक ऐसा टाइम आता फिर बम्बमा के ऊपर भागता। क्या अब समझ में आया? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस। क्लियर? तो ये मत समझना कि इनिशियल और फाइनल सेम तो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस एकदम परफेक्टली बैलेंस प्रोसेस है जिसमें हीट और वर्क एकदम सेम तरीके से बैलेंस करके दिया जाता है। क्लियर? एकदम फील आ रहा है या डाउट हो रहा है? अब एक एक चीज समझ में आ गई है ना, यूनिक चीज है ये सब। ठीक है, ये सब आगे बहुत काम आएगा। तुम जो आईटी वाईटी का जो न्यूमेरिकल्स बनाओगे ना आगे, यही सब कंसेप्ट में आपको देखना धज्जिया उड़ा दो। क्लियर? अच्छे से फील आ गया। अब आगे की कहानी को बताते हैं, अब थोड़ा फील करते हैं। और अब आते हैं लोग न्यूमेरिकल पे। क्या आप समझ में आ गया ना? तो इनिशियल और फाइनल को देख के कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, ये नहीं कि गैस का इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर सेम है तो बाबा चिल्लाने लगे आइसोथर्मल। ना मुन्ना ना, थोड़ा पैशन रखना है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? हर समय टेम्परेचर सेम होनी चाहिए। इनिशियल और फाइनल सेम, कोई गारंटी नहीं वो आइसोथर्मल है। वो साइक्लिक भी हो सकता है या वो नॉन साइक्लिक भी हो सकता है, ये कोई और प्रोसेस भी हो सकता है। समझ में? अब आगे की कहानी सुनते हैं, क्या ट्विस्ट है इसमें, है ना। अब मेरा दिमाग में ये सवाल चल रहा है, सर आइसोथर्मल तो समझ गए, मतलब एक बात तो तय है, तो बताओ ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस, देखो अगर ये सवाल पूछा जाए एग्जाम में तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस रेट ऑफ हीट सप्लाई और एक्सपेंशन के दौरान जो होता है, क्या रेट ऑफ हीट सप्लाई शुरू में ज्यादा, यानी हीट सप्लाई, रेट ऑफ हीट नहीं, हीट सप्लाई शुरू में ज्यादा, टाइम के साथ क्या होता है? हीट सप्लाई बढ़ती है या घटती है? हीट सप्लाई टाइम के साथ क्या होती है? आइसोथर्मल प्रोसेस ना कांस्टेंट कैसे रखोगे हीट सप्लाई? अरे घटेगी ना भाई, वर्क डन जैसे जैसे गैस एक्सपैंड करेगा, अरे जैसे जैसे गैस एक्सपैंड करेगा वर्क डन कम होता जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस में शुरू में ही वर्क डन ज्यादा और बाद में वर्क डन कम। नहीं समझ में आया? क्या फील आया? अभी भी नहीं समझ में आया क्या? अरे आया कि नहीं? नहीं, ये पॉइंट नहीं समझ में आया जो भी मार के गर्दा उड़ा देंगे। इतना देर से यही चीज समझा रहे। अरे बेवकूफ, जरा देख, शुरू में वर्क डन ज्यादा या बाद में? शुरू में ज्यादा। तो अगर वर्क डन शुरू में ज्यादा तो हीट सप्लाई शुरू में ज्यादा रहेगा और बाद में घटता रहेगा। यही चीज तो बोल रहा है। लगता अभी भी नहीं समझ आया कि नहीं आया? मजा आ रहा है देख के? ठीक है, ये सब चीज सीख पाओगे कहीं सिवाय हमारे? अब क्या सर? हाँ बोलो। सर तो ऐसा देखा जाए तो आप लोग जब बोल देते कि Q is equals to वर्क, तो वो तो हाफ नॉलेज हो गया मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली में सही स्टेटमेंट पता है क्या है? DQ is equal to DW, दैट द करेक्ट स्टेटमेंट। DQ is equal to DW। अच्छा, हर एक का वैल्यू आएगा। हाँ ठीक है। तो आप जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें मोटा मोटी हीट ट्रांसफर। अरे बेवकूफ, उतना डेप्थ में नहीं जाते हैं, इसीलिए लोग बच जाते हैं, इसलिए हाई फाई नहीं पढ़ाते। तुम लोग बहुत ज्यादा उसको ये कर लेंगे। ज्यादातर लोग आइसोथर्मल में बोलते हैं कि सेम, उतना कोई इन डेप्थ में नहीं जाता है, इसलिए मैं इन डेप्थ में पढ़ाता भी नहीं। समझो बात को। तो तुम जो पढ़ते हो मोटा मोटी पढ़ते हो, मोटा मोटी। वहां पे बोल दिया जाता है हीट और वर्क सेम, ठीक है, तो टोटल हीट और टोटल वर्क सेम, लेकिन बीच में क्या हुआ ये भी मैंने बता दिया। नहीं समझ में आया? आगे समझ में? ठीक है, समझ। अब तुम कंपेयर करोगे, सर पिछले साल आपने ये बताया था, मैं बोला ना मैं हर साल अलग बताता हूं। तुम कोई भी साल उठा के देखोगे मेरा हर साल अलग दिखेगा, तो तुम कंपेयर नहीं करते। वो मोटा मोटी था, ये थोड़ा सा इनडेप्थ आइडिया हो गया। समझ में आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूं? तो तुम ये कंपेयर नहीं कर सकते। पिछले साल के कंपैरिजन में ये ज्यादा बता दिया, इतना देर में तो पिछले साल आइसोथर्मल खत्म कर दी थी। समझ? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब तुम लोग हाँ सर पूरा फील आ गया ना? एक एक पॉइंट, क्या एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है? यूनिक लग रहा है ना ये टॉपिक? अच्छा अब चलो सोचो, अब मुझे वर्क डन निकालना है। मुझे क्या निकालना? वर्क डन। अब इतना देर से उतना ही भाषण मारे, जो इस ग्राफ के पीछे लटके पड़े हैं सो बढ़ ही नहीं रहा है ना, 1 घंटा हो गया। तो अब वर्क डन निकालते हैं भाई, अब और ज्यादा बतलाबाजी। तो वर्क डन कैसे निकालेंगे? तो बताओ, याद करो वर्क डन निकालने के लिए क्या करते थे? याद करो, हम लोग ऐसा डिस्प्लेसमेंट करते थे जहां पे फोर्स कांस्टेंट हो। तो हम यहाँ पे वॉल्यूम में कैसा डिस्प्लेसमेंट करें? थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे। हम लोग थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे ताकि प्रेशर लगभग कांस्टेंट रहे, है ना, dV। तो हम लोग क्या करेंगे? गैस एक्सपेंड तो जरूर कर रहा है, गैस V1 से V2 जा रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे? गैस को क्या कहां से कहां देखेंगे? V से V प्लस dV, कोई भी जनरल देखेंगे।
तो हम मान लेंगे कि अगर गैस कहीं पे था, गैस मान लो गैस का वॉल्यूम था V, अब बोलोगे सर आप V पे ही क्यों पढ़ो, पूरा कैलकुलस में यही मैंने समझाया है, जनरलाइज कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। तो हम V से गैस को एक्सपेंड करके ले गए V प्लस dV में, तो देखो गैस कुछ तो एक्सपेंड हुआ, तो ये वाला वर्क डन क्या देगा, ये वाला एरिया क्या देगा, वर्क डन, ये वाला एरिया क्या देगा, वर्क डन। तो dW इक्वल टू क्या लिखेंगे, P इंटू dV, बोलो पूरा P ला गया, अरे dW। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये सारे के लिए वैलिड है या कोई एक के लिए, सारे सिचुएशन के लिए वैलिड है ना। अगर हम dV यहां वाला लेंगे तो यहां वाला प्रेशर, अगर हम dV यहां वाला लेंगे तो यहां वाला प्रेशर, और अगर हम dV यहां वाला लेंगे यहां वाला प्रेशर, क्या P ला गया, अच्छा समझ में आ गया। हाँ, और तुम ध्यान से देखो, जिस समय प्रेशर ज्यादा उस समय वर्क डन ज्यादा, देखो और P ला रहा है, अरे जिस समय प्रेशर ज्यादा होगा उस समय वर्क डन ज्यादा होगा, जिस समय प्रेशर कम उस समय वर्क डन। तो एक्सपेंशन के गेम में क्या होता है, शुरू में प्रेशर ज्यादा होता है इसलिए शुरू में ज्यादा वर्क डन होगा फॉर सेम डिस्प्लेसमेंट dV, और बाद में क्या होगा, घटते जाएगा। क्या अब फील आ रहा है, क्या अब फील आ रहा है सबको, क्या अब फील आ रहा है सबको। अब देखो, तो अगर ये हो गया तो मैं टोटल वर्क डन निकालना चाहूंगा तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, है ना। लेकिन एक समस्या है, इंटीग्रेट में इधर करेंगे तो ये तो टोटल वर्क डन आ जाएगा, टोटल रेक्टेंगल जोड़ देंगे, लेकिन यहां पे इंटीग्रेट करेंगे तो दिक्कत है, ठीक है, यहां पे इंटीग्रेट करेंगे दिक्कत है। एक और चीज, ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से देखना, क्लोज लूप मारो, एक सेकंड, ये वाला पॉइंट पे क्लोज लूप मारना, क्यों तुमको मैं बताऊंगा एक बहुत ही गलत चीज, ठीक है। क्लोज लूप मारना है, क्लोज लूप किस तरह का मारना है तुम अभी नहीं, अगर कोई इसको मुझे बता दिया कि किस तरह का क्लोज लूप, मैं एक दिन सवाल पूछूंगा, आज से फ्राइडे या सैटरडे को मैं एक सवाल पूछूंगा, मैं बता दूंगा कि किसका क्या रैंक आने वाला है, उस तुम लोग आज मैं नहीं बताऊंगा कि कहां पे ध्यान देना है, तुम मुझे ध्यान दे के दिखा देना, ठीक है, कितना तो बनते हो ना ये अभी समझ में आ जाएगा, रैंक बता दूंगा तुम्हारा क्या है। ओपन सर ये तो इंटीग्रेशन ना 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 तुम अब मैं क्यों बताऊं कि कहां देखना है, तुम ढूंढो इस पूरे प्रोसेस में एक जगह में एकदम, तुमको मैं नहीं, मैं एकदम नॉर्मली नेचुरली बताऊंगा, तुम मुझे जब मैं वो सवाल दूंगा ना, यहाँ का एक गजब का कंसेप्ट वहां यूज होगा, अगर तुम मुझे वो निकाल के बता दिए कि कहा मैंने ये मुझे मॉडिफाई करना है, वो प्रोसेस में मैं बताऊंगा, जनरल प्रोसेस में, जनरल भी नहीं उस तरह का नहीं, समझ में आ रहा, उसमें मैं देख लूंगा कि तुम लोग कितना क्लोज लुक से देखते हो, ठीक है। तो तुम देखते जाओ, कुछ नहीं, नेचुरल लगेगा, कुछ है ही नहीं, लेकिन ये देखने वालों की नजरिया, मैं बार बार बोलता हूं ये गूंगा नहीं है, न ये बहरा है न गूंगा है, ये सब है, बस तुम्हारी आंखें क्या देखती है ये बड़ा मैटर करता है, समझ में आ रहा है। आप इसको कैसे देखते हो, एक ही चीज को देखने के अलग अलग पर्सपेक्टिव है, तो इसमें गलत गलत चीजें लोग नहीं समझ पाते। ये वर्क डन का एक बहुत ही तिलस्मी चीज है, इसमें मैंने हिंट भी देना शुरू कर दिया, अब उससे ज्यादा हिंट नहीं, अब वो बाद में, ठीक है, देखेंगे कितना आप तो बनते हैं, ठीक है। अच्छा PdV, अब मैं यहाँ पे देखो, तुम ये प्रेशर को अगर ऑब्जर्व करोगे तो प्रेशर तो लगातार बदल रहा है, और एक दिक्कत क्या है यहाँ dV, दिक्कत क्या है dV, ये तो कान का डॉक्टर है, अरे dV वॉल्यूम को चेंज करने वाला, ये तो प्रेशर आ गया तो dV टूट जाएगा, भाई ये गलत बात है, हम वॉल्यूम को इंटीग्रेट करने के चक्कर में आप प्रेशर, तो मैं क्या करूंगा, प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में लिखने की कोशिश करूंगा, है ना। सो मैं प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं, अरे आइसोथर्मल प्रोसेस में मैं आराम से लिख सकता हूँ, है ना, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में मैं क्या लिखता हूँ, याद करो PV इक्वल टू nRT, तो ये तो कांस्टेंट है ना भाई, तो P को मैं V के टर्म में अगर लिखना चाहूंगा तो nRT/V। सो मैंने प्रेशर को यहाँ पे किसके टर्म में लिख दिया, समझ में आया, वॉल्यूम के टर्म में लिख दिया, ठीक है। हाँ, और वो रहस्यमय चीज इन्हीं जनरल स्टेटमेंट में कहीं दिखेगी, आज नहीं बताऊंगा और ना समझाऊंगा, ठीक है। फ्राइडे को एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, वो 12th 11th के लेवल से ऊपर, प्योर कंपटीशन, प्योर कंपटीशन, ऐसे ये सब भी चल रहा है, जेई तक ये सब काम आएगा। अगले क्लास में इसका ओलंपियाड लेवल और एडवांस वर्जन पे बात करेंगे, ठीक। तो जरा ध्यान से देख, PdV, तो जरा सोच क्या होगा PdV, तो P को मैंने इन टर्म्स ऑफ V लिख दिया, अब वो भी खुश है ना, तो nRT/V इंटू dV, क्लियर, देखो अब खुश हो गया ये, हाँ अब मेरा दोस्त आया है, अब मैं इसका चीरफाड़ कर सकता हूं, है ना। अच्छा बताओ, इस पूरे गेम के दौरान वॉल्यूम में तो चेंज आ रहा है, तो वॉल्यूम कहां से कहां तक बदल रहा है, V1 से V2 तक, तो अगर आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में भी थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो तो ये मान, है ना, ये एकदम पूरा केमिस्ट्री, अब पूरा केमिस्ट्री, लेकिन इसके पहले जो पढ़ा है वो बड़ा यूनिक चीज था, सब पूरा क्लियर हो गया ना, वो सब चीजें तुम्हें सीखने को नहीं मिलेगी, यही यूनिक है। और अभी देखना वो कंसेप्ट जो अभी इसके पहले पढ़ाए थे
पूरा वो सब आइसोथर्म्स लाए, कैसे टेम्परेचर कैसे ये सब चेंज होता है, वही चीजें तुम्हें कंपटीशन में बाकी लोगों से अलग करता है। ये जो भीड़ में आप अलग होते हो 99.9 परसेंटाइल और 100 परसेंटाइल वाले लोगों में आते हो, वो कौन सा पार्ट? वही सब पार्ट। ये सब कोई पढ़ता है, केमिस्ट्री से लेकर फिजिक्स तक में ये सब कोई पढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, और फील भी कर रहा है। तो देख अच्छा इसमें बाहर निकालो, कौन बाहर निकलेगा? एनआरटी बाहर। तो बताओ अगर आप ध्यान से देखोगे तो एनआरटी बाहर आ जाए तो डीवी बाई वी, और डीवी बाई वी का इंटीग्रेशन जानते हो, डीएक्स बाई एक्स का इंटीग्रेशन ln x, है ना? ये सब पता होना चाहिए, ln x। तो अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ln x, है ना? dx बाई x, याद रखना इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। अभी याद ही रखें आप, ठीक है? तो इसका इंटीग्रेशन होता है ln x। अब कुछ लोग बोलेंगे, देखो कुछ लोग ऐसे नहीं सोच सकते, सर इसको ऐसे नहीं कर सकते थे, x का पावर -1 इंटू dx। तो सर इसको ऐसे करते, x का पावर -1 + 1 बाई -1 + 1। देखो तो ये नहीं होगा। अरे जरा ध्यान से देखो, ये नहीं होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा। ये सब चीज सीखो, ये ना चल दे, ठीक है? ये अनडिफाइंड है अभी फिलहाल, अब उतना डेप्थ में भी नहीं जाएंगे हम लोग, मैथ थोड़ी पढ़ रहे हैं, है ना? तो डीवी बाई वी, अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ln v आएगा, ठीक है? अब ln v आ गया, ln v, और यहाँ पे v1 से लेकर v2, क्या ये क्लियर आ गया ना? अब इसको आप समझ ही होगे, ये एक बार v2 पुट करोगे, एक बार v1। तो चूंकि यहाँ पे 11 के भी बच्चे बैठे से थोड़ा सा इसको बार बार एलाबोरेट करके लिख दे रहे, nRT ln v2 माइनस ln v1। जो लोग मैथ जानते हो वो जानते हो, ln a माइनस ln b, ln a बाई b, है ना? खैर यहाँ तक अच्छा, nRT बाहर क्यों आया ये समझ में आ गया ना? हाँ, कुछ लोग सोच रहे मेरा सा ये बाहर कैसे आ गया? अरे सब पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट, n कॉन्स्टेंट, r कॉन्स्टेंट, t कॉन्स्टेंट, तो तीनों के तीनों कॉन्स्टेंट, तो सब बाहर। तो डीबी पूछा तुम लोग को क्या कराना है, तो सर हम लोग रिलेटिव है, चलो बाहर, चीर फाड़ सिर्फ बी का होगा, नहीं समझ में आए। तो इस तरह से जब आप इसको थोड़ा बहुत लिटिल बिट रीमॉडिफाई करोगे तो वर्क डन कितना आएगा? तो वर्क डन आ जाएगा nRT ln v2 बाई v1। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय द गैस, और ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और ये फॉर्मूला आपको याद होगा केमिस्ट्री में, माइनस का याद है ना? केमिस्ट्री में यही फॉर्मूला है, बस वहां क्या होता है लॉग में बदल देता है, तो आगे आ जाता है 2.303, टाइम पास है उससे, माइनस भी हो जाता है। कुछ नहीं करो, माइनस माइनस उसको साइन करने चाहिए, याद है हम बोले, तो माइनस माइनस का चक्कर मत करो, बस ये एक्सपेंशन है, फील करो ना v2 बाई v1, ये सब चीजें समझ में आ रही, सो डोंट टेक टेंशन, आराम से देखो। ये फॉर्मूला केमिस्ट्री का है रे भाई, फिजिक्स का नहीं है, ठीक है? सो कंफ्यूज नहीं होना। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग दैट एक्सपेंशन। इसमें क्लू छिपा हुआ है, अब कहाँ छिपा हुआ है, कैसे छिपा हुआ है, कोयले की खदान से हीरा कैसे निकालना है, नेक्स्ट क्लास, ठीक है? क्या पूछेंगे वो अब अगला क्लास में हम पूछेंगे ना, सब आज पूछेंगे तो अगला क्लास में ट्विस्ट बाकी रह जाएगा, और कोई नहीं बता पाएगा, ये ओपन चैलेंज है, तुम घर में बैठ के सोच लेना, और जो बता दिया मैं रैंक बता दूंगा उसका, मैं रैंक बता दूंगा उस बंदे का कि कितना आ सकता है। और पता है मेरा बोला हुआ चीज बहुत जबरदस्त काम करता है, तुम लोग देखे होंगे, मैं जिस बंदे का भविष्यवाणी करता हूँ उसका हमेशा सही हो जाता है, ठीक है? बोलेंगे सर आपको वंशज के बारे में बोल रहे थे, ऑल इंडिया रैंक अंडर 1000 आएगा, 500 आएगा, वो भी सही हो जाता, मैं उसका केमिस्ट्री नहीं ना दिखाता, अगर मैं केमिस्ट्री चेक कर लेता ना तो वो भी सही हो जाता है, लेकिन केमिस्ट्री में ही हम गड़बड़ा गए, तो मतलब फ्रॉम फिजिक्स परस्पेक्टिव में सही रैंक बता दूंगा। क्या फील आ गया? तो पहले इसको बढ़िया से छाप ले, बढ़िया से छाप ले, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान करें। अच्छा अभी जो मैंने वर्क डन निकाला, तुम ध्यान से देखो, पढ़ाई इधर पे ध्यान दीजिए इसका। देखो तो अभी जो मैंने वर्क डन निकाला, तो जरा ध्यान से देखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है हमारा? nRT ln v2 बाई v1, v1 बाई v2। अच्छा तुम ध्यान से देखो, ये वर्क डन बाय द गैस है ना? सबसे पहले इंटरेस्टिंग पॉइंट समझो, अगर v2 की वैल्यू v1 से ज्यादा मतलब गैस एक्सपेंड कर, है ना? अगर v2 की वैल्यू v1 से ज्यादा गैस एक्सपेंड कर, यानी ये v फाइनल बाई v इनिशियल। अच्छा तुम एक चीज ध्यान से देखो, v2 बाई v1 को तुम क्या लिख सकते हो? p1 बाई p2। अरे तुम क्या लिख सकते हो? तो वर्क डन को तुम चाहो तो nRT ln p1 बाई p2 भी लिख सकते हो। कुछ लोग बोलेंगे क्यों? खाली पूछो, उसके बाद देखो रिजल्ट क्या होता है। अरे पूछो सर ऐसा कैसे हो गया, पूछ लो एक बार, अरे पूछना भाई, नहीं अरे बेवकूफ को p1 v1 इक्वल टू p2 v2, तो प्रेशर और वॉल्यूम उल्टा होते हैं, तो उल्टा
क्लियर? मतलब आप प्रेशर का भी रेशियो से निकाल सकते हो, इतना ही। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी गैस का वर्क डन किस चीज पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम V1 V2 और टेम्परेचर पे, या सिर्फ V1 V2 पे? किस पे डिपेंड करता है? कोई भी गैस जो वर्क डन कर रहा है वो किस पे डिपेंड करता है? फटाक से, अरे वो किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? करता है रे बेवकूफ। देखो टीवी तो है ना, अरे टीवी है, ये सब भी आ चुका है। ज्यादातर लोग वॉल्यूम याद रखते हैं, नहीं समझे? टी पे भी फोकस करो। कुछ लोग सर कैसे, या तो टेम्परेचर कांस्टेंट है फिर भी इंपॉर्टेंट रोल प्लेड है, समझो कैसे? अच्छा इसको, और तुम इतना देखो, डब्ल्यू को एनआरटी को तुम पीवी भी लिख सकते हो, कोई भी जनरल एनआरटी को पीवी भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये फिक्स है, ये भी। अच्छा ln P1/P2, अब खासियत क्या है? देखो ये P और V कभी दिया नहीं रहता, लेकिन P1 V1 वहां दे देगा। अरे ग्राफ में मान लो अगर कोई ऐसे दे दिया, प्लीज रट्टा मत मारना, यहाँ पे दे दिया P1, यहाँ पे दे दिया V1, यहाँ पे दे दिया V2 और यहाँ पे दे दिया P2। अब पूछा कि बता वर्क डन बाय द गैस कितना है? कुछ लोग कहना बोलेंगे अरे सर एनआरटी तो दिया ही नहीं, तुम ढक्कन है, एनआरटी का क्या जरूरत है इसमें? P1 V1 भी तो लिख सकते थे इसको, P2 V2 भी तो लिख सकते थे, बात समझो? तो तुम ऐसे भी लिख सकते, समझ में आ रहा? और तुम चाहो तो इसको भी पीवी करके ln V2/V1 भी, समझ में आ गया? तो ये सब वर्क देखो, इतने सारे तरीके हैं जिससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा इतना ही नहीं, अच्छा देखो अगर तुम देखोगे, अगर दो गैस या तो अलग अलग टेम्परेचर पे एक्सपेंड करेगा, एक 200 कैलोरी पे, एक 400 कैलोरी, और दोनों ने सेम वॉल्यूम एक्सपेंड की, जरा ध्यान से देखो, दोनों ने सेम वॉल्यूम एक्सपेंड किया, V1 से V2 दोनों गए, तो ज्यादा वर्क डन किसमें होगा? जरा ध्यान से, ऊपर वाले, अरे ऊपर वाले में होगा ज्यादा वर्क डन, किसमें होगा? ऊपर वाले में होगा। कॉमन सेंस भी कहता है, कैसे? तो देखो ये 400 है ना, तो ये वाला एरिया, इसका जो फॉर्मूला आपका आएगा वो क्या आएगा? NR 400 ln V2/V1। नहीं समझ में आ गया? समझ ये वाला एरिया। लेकिन अगर कोई पूछा नहीं ये वाला वर्क डन, तो ये देखो ये जो सेगमेंट है इसका वर्क डन क्या होगा? NR 200 ln V2/V1। मतलब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि गैस किस टेम्परेचर पे एक्सपेंड कर रहा है। क्या बातें समझ में आ रहा है? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। एरिया डायरेक्ट निकलेगा नहीं ना, समस्या यही तो है। तुम एरिया को देख के फील तो कर सकते हो कि 400 वाला में ज्यादा, लेकिन कितना ज्यादा, कितना ज्यादा? तो ये जो बाकी बचा हुआ एरिया वो वाला कितना ज्यादा पूछ देगा तो वैल्यू निकाल पाओगे? तो इसके लिए हाँ ज्यादा या कम तो बता सकते हो, और नीट में वही आता है, इसलिए बच जाते हो। लेकिन अगर तुम थोड़ा सा अच्छे से सोचो तो कितना ज्यादा, तो बताओ ये वाला माइनस करोगे तो बताओ ये माइनस ये, इसमें कौन सा एरिया है? बताओ ये माइनस ये कौन सा एरिया है? ऊपर वाला एरिया है। समझ में आ गया? तो इतना ज्यादा वर्क डन। तो क्या अब अच्छे समझ में आ गया वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस कैसे होता है? तो हीट का फॉर्मूला याद रहेगा nRT ln V2/V1 और वर्क। अब कुछ लोग सर आपने हीट बोला, लॉजिक समझे क्यों मैंने हीट बोला, समझ पाए? अरे देखो क्योंकि हीट और वर्क दोनों सेम होता है ना, नहीं समझ पाए? हीट निकल गया तो वर्क भी निकल गया, समझो? हीट निकल गया तो वर्क भी निकल गया। क्या ये जो हीट है ये टोटल हीट सप्लाइड है या क्या है? तो ये टोटल वर्क है ना, टोटल हीट है। क्या ये हीट एक कांस्टेंट रेट से दिया जाता है या डिफरेंट रेट से सप्लाई किया जाता है? डिफरेंट रेट से ये हीट सप्लाई किया जाता है, समझ में आया? हाँ ये टोटल सम है, टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट है। क्या ये बातें समझ में आ गई? हाँ तो ये पाथ फंक्शन तो है, इंटरनल एनर्जी पाथ फंक्शन तो नहीं है, इंटरनल एनर्जी वो आगे पढ़ेंगे साइकिल, ठीक है? टेंशन मत लो, मैं सब कुछ पढ़ा। सो डोंट टेक टेंशन, टेक फुल टेंशन। समझ में आया? ये सब कहानी समझ में आ गई? छापो। हाँ अच्छा ये पूरा का पूरा समझा दिया। अच्छा एक बात बताइए, छोटा सा सवाल पूछ लेते हैं, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं, ठीक है? हाँ तो तुम्हें समझ में आएगा। 2 सवाल पूछेंगे बेसिक वाली, क्लियर? और 1 दिन और लगेगा एडियाबेटिक प्रोसेस में, ठीक है? तो टेंशन नहीं लेना, एडियाबेटिक प्रोसेस भी कल तक हम निपटा देंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान दे देखो, एक बेसिक सा सवाल पूछे। अच्छा मान लो कि कोई गैस को हमने एक्सपैंड किया, कोई गैस को एक्सपेंड, कोई अच्छा वाला सवाल अभी नहीं, थोड़ा सा पैशन को समझिए, यहाँ 11th को भी पढ़ा रहा हूं, तो मेरा अच्छा और बुरा क्या होता है, कंसेप्ट क्लियर तो अच्छा सवाल, ठीक हो गया? नहीं क्लियर तो वही है ना। हाँ बहुत अच्छा सवाल। और क्या टफ सवाल, अच्छा नहीं टफ,
ठीक है। तो ये सब का अच्छा और बुरा का जो खेल है ना वो कंसेप्ट से आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे एकदम लॉजिकल सवाल, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास गैस 3 तरीके से एक्सपेंड करना है, फील करना है, अभी तो एडियाबेटिक पढ़ाई नहीं, इसलिए एडियाबेटिक का बात ही नहीं करना, 3 तरीके से एक्सपेंड करना है, आइसोकोरिक, आइसोबेरिक और आइसोथर्मल। बताओ सबसे ज्यादा वर्क डन किसमें होगा? अगर सेम वॉल्यूम एक्सपेंशन है, सेम वॉल्यूम एक्सपेंशन है, गैस सेम V1 से V2 तक गया है, तो सबसे ज्यादा वर्क डन किस प्रोसेस में होगा? फटाक से बताइए। हाँ, सेम वॉल्यूम एक्सपेंशन अगर हो रहा है तो सबसे ज्यादा वर्क डन किस में होगा? कौन सा प्रोसेस में? टेम्परेचर कांस्टेंट। ये मैंने थोड़ी बोला, मैंने बोला सेम वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, सेम वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है। टेम्परेचर या प्रेशर के बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ गैस एक्सपेंड कर रहा है। मान लो कि आइसोकोरिक में तो एक्सपेंड ही नहीं करता, तुम लोग ढक्कन है, आइसोकोरिक तो इसमें गलत हो जाएगा। हाँ, तो मान लो फिर भी काउंट कर लेते, तो तीनों में सबसे ज्यादा वर्क डन किसमें होगा? ये मेरा सवाल। तो आइसोकोरिक, आइसोबेरिक या आइसोथर्मल? आइसोथर्मल में होगा, ढक्कन। जरा देखो तो ग्राफ देखो, तुम लोग ना एकदम ढक्कन फील करो। अगर सेम वॉल्यूम की बात आएगी तो V1 से V2, यानी कि यहां से आ जाना है ग्राफ। अच्छा सोचो अगर कोई प्रोसेस यहां है तो देखो आइसोथर्मल में कैसे जाएगा, बोलो। आइसोथर्मल में ये अरे जाएगा ना, तो आइसोथर्मल में एरिया तो ये वाला, समझ में आया कि नहीं? आइसोथर्मल में एरिया ये वाला काउंट होगा, और समझ में आया। और आइसोथर्मल में जो हीट देते हैं वही वर्क भी होता है। आइसोथर्मल में जो हीट देते हैं वही क्या होता है? वर्क भी होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गया? एकदम फील आ गया ये बात? कहीं पर किसी को डाउट है तो पूछो। तो ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। अच्छा अब बताओ, ये आइसोथर्मल हो गया। अब बताओ, अगर तुम जरा फील करना, रट्टा नहीं मारेंगे, ये हो गया आपका आइसोथर्मल प्रोसेस। अब जरा सोचो, अगर आइसोबैरिक की बात आएगी तो ये वाला होगा, ये कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोबैरिक। तो देखो, तो आइसोबैरिक प्रोसेस का एरिया ज्यादा है या आइसोथर्मल का? आइसोबैरिक का एरिया ज्यादा है, मतलब वर्क डन ड्यूरिंग आइसोबैरिक प्रोसेस हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या ये फील आ गया? जरा ध्यान से अब समझ में आ रहा है? तो आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा होता है। क्लियर? आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन ज्यादा होता है। अच्छा समझ में आ गया? एकदम क्लियर हो गया? चलो, सबको फील आ गया? देखो एक टेबल बनाते हैं, याद है वो टेबल? हाँ, एक टेबल बनाते हैं। ये टेबल रैस्निक हैलिडे से लिया गया टेबल है, इसमें मेरा अपना कुछ भी करामाती नहीं है। तो इस टेबल के 3 पार्ट, 5 पार्ट के टेबल है। 3 पार्ट आज आपको खुद से फिल इन द ब्लैंक भरने हैं, ठीक है? 3 पार्ट आपको खुद से फिल इन द ब्लैंक जो होंगे वो भरने हैं, और जो बाकी पार्ट होगा वो हम लोग टाइम के साथ भरना सीखेंगे, ठीक है? तो चलो एक रैस्निक हैलिडे के वो लास्ट वाले टेबल को हम लोग देखते हैं। क्या ये पूरा फील आ गया? ये टॉपिक अच्छे से फील आ गया? कहीं पर किसी को डाउट? और ये टेबल को एक अलग पेज में बना के एग्जाम के समय कुछ मत पढ़ना, खाली ये टेबल देख लोगे तो काम चल जाएगा। उतना बड़ा में नहीं चलेगा, फुल पेज में बनाएंगे, फुल पेज, एक अलग पेज में, फुल पेज में बनाएंगे, ठीक है? ये टेबल बहुत बड़ा जाने वाला है, तो और लंबा वाला साइज से देखोगे तो ज्यादा फील आएगा। वैसे हाँ, वैसे लैंडस्केप व्यू, लैंडस्केप व्यू, लैंडस्केप जैसा बोर्ड है। हाँ, जैसा मेरा बोर्ड है, ये लैंडस्केप व्यू होता है ना। अब वो कौन सा व्यू बोलते हैं? पोर्ट्रेट व्यू। तो लैंडस्केप व्यू में देखेंगे टेबल को, तो ताकि आपको फील आए, और वो टेबल में ही आपको सब कुछ रहेगा। तो करना क्या मैं आपको सिखा दूंगा। टेबल में एकदम एक पेज हम लोग बनाएंगे जिसमें पूरा मैप बनाएंगे थर्मोडायनेमिक्स का। तो एग्जाम के समय सिर्फ वो मैप देख लेना है, मतलब आप 1 मिनट में पूरा थर्मो को रिवाइज कर सकते हो। हम उसमें ऐसा हटा देंगे धीरे धीरे, ठीक है? तो आपको टेबल बनाना है पहले। टेबल के ऊपर जो अगर रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहो तो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, हम लोग नीचे हटाएंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? तो आप आराम से, हाँ, मैप ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मैं उसमें सब कुछ काम करूंगा, पूरा थर्मो नहीं, पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक टेबल में हटा देंगे, ठीक है? तो आप कोशिश करना कि छोटे छोटे में ही लिखना, आप बड़ा बड़ा लिखोगे तो एक ही वर्ड में भर जाएगा, ठीक है? हाँ, तो चलो पहले वो टेबल बनाते हैं। टेबल के बाद जो जगह बचेगा अपने कॉपी में जहां तहां एडजस्ट कर लेना। एक पेज में पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स कैसे? तो अभी पहले टेबल में ये रिवीजन है, देखो। अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया? एक प्रोसेस, ठीक है? प्रोसेस का नाम
आप देखो मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे करना, ऊपर में जगह छोड़ देंगे, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर में जगह छोड़ देना। अब वो कुछ लोग सोच रहे होंगे सर क्यों, हीट के लिए, हीट को भी ऊपर में हटा देंगे, अरे हीट एंड हीट वाला पार्ट, ठीक है, तो थोड़ा सा जगह ऊपर में छोड़ सकते हो। प्रोसेस, अच्छा यहाँ पे हीट का फॉर्मूला, वर्क, चेंज इन एनर्जी और चेंज इन एंट्रोपी, ठीक है। और एक सेकंड, चेंज इन एनर्जी रुक जा, अभी तुम लोग देखोगे तभी बना, सी और एंट्रोपी, क्लियर। तो देखो ये वाला बाद में फील करेंगे, एंट्रोपी जब पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तब समझ में आ रहा है ना। तो ये हो गया हमारा आराम से। यहां पे कुल टोटल 1 2 5 बनाएंगे, ठीक है, ये 5, बस नीचे भी कुछ जगह छोड़ देना है एंट्रोपी के लिए, ऊपर भी कुछ जगह छोड़ देना है हीट के लिए, और बीच में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, एंट्रोपी। तो पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स एक पेज में आ जाएगा, क्लियर। अच्छा प्रोसेस है ना। अरे एक और चीज मैं बार बार बोल रहा हूँ इसीलिए तुम लोग लिखना मतलब पहले पूरे समझो। हाँ यहाँ एक कंडीशन भी, हाँ एक कंडीशन दे देते हैं, कांस्टेंट वाला कंडीशन, जब अच्छा से बना रहे तो पूरा अच्छे से बना रहे कंडीशन। कुछ लोग तो गरिया रहे होंगे, मैंने पहले ही बोला था मत हीट। देखो ठीक है, अब चलो बढ़ते हैं। अच्छा एक बात फटाफट बताओ, यहाँ पे पहले कौन सा प्रोसेस हम लोग पढ़े थे, आइसोकोरिक, आइसोकोरिक प्रोसेस। यहाँ कौन सा, आइसोबेरिक। अब आप छाप रहे हैं आइसोबेरिक, फिर कौन सा, आइसोथर्मल, कुछ लोग बोलेंगे, और कौन सा, एक है एडियाबेटिक, और कौन सा, पॉलीट्रॉपिक। एक और चीज ध्यान देना, एक और चीज ध्यान दोगे आप लोग, ये प्रोसेस सिर्फ वो लोग पढ़ेंगे जो लोग एडवांस या कंपटीशन में रैंक लाना चाहते हैं, अदरवाइज इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार मार्क का मतलब आप स्किप कर सकते हो, ये वाला पॉइंट भी आप स्किप कर सकते हो, ये वाला पॉइंट भी स्किप कर सकते हो। तो स्किप आप ये वाला रो को कर सकते हो और ये वाले कॉलम, समझ में आ रहा है ना। 11 के लिए बस इतना ही काम। अच्छा आप देख, अच्छा बताओ, चलो ध्यान दो, आइसोकोरिक प्रोसेस में चलो फटाफट भरते जाओगे सब। अच्छा बताओ इसमें कौन से कॉलम में, कॉलम 1 2 3 4 5 6, कौन से कॉलम में आइसोकोरिक में 0 होगा, फटाक से बोलो, 0 कौन से कॉलम में होगा, कहां पे 0 होगा, अरे आइसोकोरिक में कहां पे 0 होगा, फटाक से बोल भाई। तो 2 3 4 फोर्थ वाले कॉलम में यहां पे 0 होगा, क्लियर। वर्क वाले में 0 होगा, बहुत अच्छा, अब समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, आइसोबेरिक में कहां पे 0 होगा, आइसोबेरिक में कहां पे 0 होगा, आइसोबेरिक में कहां पे 0 होगा, कहीं पे 0 नहीं। अरे कॉमन सेंस लगा रहे नाम से, कहीं पे 0 नहीं होगा, कंडीशन भी 0 नहीं, हीट देते हैं, वर्क भी करता है, चेंज इन एनर्जी, कैपेसिटी भी, एंट्रोपी भी होगा। तो एंट्रोपी अभी तो इग्नोर करो। अच्छा बताओ आइसोथर्मल में कहां पे 0 होगा, फटाक से बताओ, आइसोथर्मल में कहां पे 0 होगा, चेंज इन एनर्जी। एडियाबेटिक में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप केमिस्ट्री में थोड़ा सा भी जानकारी, इतनी सी भी, तो बता सकते हो। एडियाबेटिक में कहां पे 0 होगा, क्यू में 0 होगा। एडियाबेटिक में हीट ही नहीं देते, है ना, एडियाबेटिक में हीट ही नहीं देते। खैर वो बात मत करेंगे, तो अभी इसको छोड़ देते। हाँ ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। खैर रहने दो, ये समझ में आ गया। 0 वाला देखो, अभी एडियाबेटिक वाला लाइन को छोड़े। अच्छा बताओ यहाँ पे कंडीशन क्या होगा, आइसोकोरिक में वॉल्यूम फिक्स, तो क्या लिखेंगे, P1 by T1 इज इक्वल टू P2 by T2। समझ में आ गया। हीट का फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलो, NC del T। हीट क्या लिखेंगे, NC del T, है ना, NC del T। तो NC में क्या, CV या CP, C में क्या, तो NCV dt। अच्छा बताओ अगर ये हीट हमने दिया सिस्टम को, हीट गिवन, यहाँ लिख देते हो या तुम लोग क्वेश्चन में, अच्छा वो छोड़ दो, स्टार्ट लिख लो, स्टार्ट लिखो, हीट गिवन टू द सिस्टम, ऐसे ही एरो देखो, मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम। देखो सिस्टम को दे रहे हैं वो एरो अंदर बाय द सिस्टम। अच्छा एनसीवीडीटी, चेंज इन एनर्जी क्या होगा, अरे जितना हीट दिया कोई काम नहीं किया, तो चेंज इन एनर्जी एनसीवीडीटी है, हीट इज इक्वल टू चेंज इन, तो एनसीवीडीटी
अच्छा, इसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी? सी। CV. समझ में आ गया? अच्छा आगे देखिए, आइसोबैरिक में क्या फिक्स? फटाक से बताओ यहाँ क्या कांस्टेंट? फटाक से कमेंट करो, आता है बहुत तेज है मुझे पता है, फटाक से कमेंट करो। हाँ मुझे भी आता है, क्या मैं छोड़ू पढ़ाना? बात समझो। हाँ तो क्या? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब Pressure constant का PV इज इक्वल टू nRT, तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। यहाँ पे क्या लिखेंगे? NCDT। C का सबस्क्रिप्ट कौन सा? P. C का सबस्क्रिप्ट कौन सा? C का सबस्क्रिप्ट कौन सा? P। बहुत अच्छा। अच्छा बताओ यहाँ वर्क क्या लिखेंगे? यहाँ वर्क क्या लिखेंगे? P into V. PdV या PdV या nRDT। याद आ रहा है? याद आ रहा है? अरे बात तो एक है ना, nRDT। अच्छा, चेंज इन एनर्जी कितना? इतना हीट किया, इतना वर्क किया, इसमें इसको माइनस करो तो NCPDT माइनस nRDT, तो NCVDT। हाँ सर. देखो टेबल क्या रटना पड़ रहा है या फील आ रहा है? Yes sir. तो इसका कैपेसिटी सी। क्लियर? देखो पूरा फील आ रहा है। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस में कंडीशन क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर? अच्छा, हीट का फॉर्मूला क्या होगा? वही होगा जो वर्क का होगा। अच्छा, आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क हीट का फॉर्मूला ये क्यों नहीं लिख पा रहे? NCΔT क्यों नहीं लिख पा रहे? क्योंकि उसका C. क्योंकि याद करो ये ये सेंसिबल हीट के लिए फॉर्मूला है, जो हीट में टेम्परेचर चेंज होता है। जरा सोचो, और वहां पे C अनडिफाइंड है ना, तो मतलब ये वाला फॉर्मूला से काम नहीं चलेगा। सोचो सोचो, फील करो, समझ में आ रहा होगा? आइसोथर्मल के लिए अलग टाइप क्यों दिखता है, जबकि हीट का जनरल फॉर्मूला क्या है? NCΔT। NCΔT हीट का जनरल फॉर्मूला, बट व्हाई दैट जनरल फॉर्मूला डज नॉट एग्जिस्ट हियर? क्योंकि C वहां पे अनडिफाइंड है, और आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर में भी तो चेंज होता। तो अगर इस फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे तब तो तुम कहोगे आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं समझ में आएगी। हाँ सर. हाँ? मिसाल ही नहीं लगता है. हाँ समझ में आया? आइसोथर्मल प्रोसेस में ये क्या हो जाएगा? तो इसलिए आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट का फॉर्मूला आ जाए क्या? तो वर्क का निकालो, तो वर्क का याद है ना, nRT ln V2/V। तो हीट का भी यही हो जाएगा, nRT ln V2/V। क्या आप फील आ गए? और यहाँ पे C को आप अगर लॉजिकली बोलो तो इनफाइनाइट बोल सकते हो, लेकिन मैथमेटिकली दैट इज अनडिफाइंड। नहीं समझ में आया? ठीक है, अब बच गया ये दो टेबल, है ना। हम लोग देखो इतना मेहनत कर रहे हैं कि इतना भर दिए, एक टेबल और मेन बच गया, तो इसको आज से लेकर कल तक में तो हम खत्म करेंगे। आज अगर मेरा मूड खराब हो तो आज इसको भी खत्म कर देंगे, आज फिर सेकंड हाफ में। तुमको पता है ना, तुम लोग को पता है ना, अगर मैं कोर्स खत्म करने पे उधर आता हूँ तो मुझसे ध्यान क्लास को नहीं ले सकता। जैसा भी. ठीक है।